क्या आपको प्रोग्रामिंग करना टफ लगता है या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है? अगर ऐसा है ना तो बिलीव में, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे ना तो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारे जो यूनिट 2 है क्लास 11th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की, उसको हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली पाइथन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी, अगर मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा ये करिकुलम ओपन है, ठीक है। सो इससे पहले आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है विद न्यू पीपीटीज, विद न्यू स्लाइड, विद न्यू वीडियो, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे यूनिट 2 का आपका जो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इसमें बेसिकली जो ये वाली वीडियो है इसमें हम लोग इतना कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। हम पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें कौन कौन से मोड है, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, ये सब देखेंगे। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट वेरिएबल, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो आप लोगों की आएगी लूपिंग से रिलेटेड, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फिर एक लिस्ट की वीडियो होगी, एक डिक्शनरी की होगी, ठीक है। तो आप लोगों की जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 हम करेंगे, उसमें डीबीएमएस वन शॉट रहेगा एंड देन यूनिट 4, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कर रहे होंगे, बिकॉज इस चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं क्लास 9 to 12 का कंटेंट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। चलिए, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज कॉन्सेप्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो देखो, ये मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग इतना कवर अप करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, या सो इस वीडियो में हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब आप लोगों के लिए जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, बहुत ही ज्यादा न्यू है, ठीक है। आपने इससे पहले प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, आपको या हो सकता है कि आप पढ़ चुके हो बट प्रोग्राम्स नहीं बन रहे हैं, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी अपकमिंग वीडियो चाहिए हो क्लास 11th आईपी स्टूडेंट्स को, सो मेक श्योर बच्चों कि आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज कि अगर मैं आपसे कुछ भी काम करवाना चाहती हूँ, मैंने कोई भी आपसे कुछ काम करवाना चाहता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब फॉर एग्जांपल आपके घर में फादर को पानी पीना है, ठीक है। वो आपसे क्या कहेंगे, बेटे एक गिलास पानी लेकर के आना। दैट मीन्स वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। हाँ, जो हमारी अच्छी डॉटर्स है वो जरूर बिना कहे ये चीज कर देते होंगे, ठीक है। जोक्स अपार्ट, चलिए। सो देखो क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। सिमिलरली अगर मैं अपने कंप्यूटर से कुछ भी करवाना चाहती हूँ तो मैं उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि हाँ तुम ये काम कर दो। An ordered set of instructions or commands to be executed by a computer is called a program. तो बेसिकली आप पाइथन में एक प्रोग्राम ही तो बनाओगे ना। तो अगर आपको अपने सिंपल सा 2 नंबर्स को ऐड भी करना है तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है, उसको पूरा कोड लिख करके दोगे, सोर्स कोड। सो वो जो आप प्रोग्राम लिखोगे ना, वो आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आपके उसको बताएंगे मशीन को कि इसको एग्जीक्यूट करो। मीन्स ये एक प्रोग्राम है, मैंने आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करो, राइट। The language used to specify those set of instructions to the computer is called a programming language. अब ये जो आप इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर सिस्टम को यानी कि मशीन को दे रहे हो, वो किस लैंग्वेज में दे रहे हो। अब लैंग्वेज का मतलब मेरा ये नहीं है इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, स्पेनिश, फ्रेंच, नो। लैंग्वेज का मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, कि आपने वो प्रोग्राम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, लाइक सी, C++, जावा, .NET, C#, किस लैंग्वेज में लिखा है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे वो पाइथन में होगा, तो पाइथन आप लोगों की क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास, पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, जो चीज पॉपुलर भी है, इजी टू लर्न भी है, इससे अच्छा क्या होगा, सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है, कि पॉपुलर भी है और उसको समझना, लर्न करना इजी है, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। It is created by Guido van Rossum. This is the name of the person जिन्होंने आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था 1991 में, राइट। अब ये देखो, काफी सारी फील्ड्स में यूज होती है। आपने आजकल बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सारे वर्ड सुने होंगे, टर्म्स।
यहाँ पर आपका मोस्टली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्लास 11-12 का कोर्स पढ़ा तो आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरे को पाइथन बहुत अच्छे से आ गई है। अगर आप चाहे टॉपर भी और आपने सिर्फ क्लास 11th और 12th का कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको लगता है कि मुझे पूरी पाइथन आ गई। नो, पाइथन इज अ वेरी वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ, ठीक है, सीखने को समझने को बहुत कुछ है। तो इट्स जस्ट कि आपका जो कंटेंट है वो काफी लिमिटेड है क्लास 11th और 12th के लिए। नो डाउट आप लोगों को एक बेस प्रोवाइड करेगा आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि देखो मैं इतनी देर से पाइथन करे जा रही हूँ, अब मेरे को क्या करना है, इसको डाउनलोड भी करना है। सो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज python.org। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नेम है, ठीक है। वैसे तो मेरे पास यहाँ पर आपकी जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल है आइडियली, ये मेरे पास पाइथन वर्जन 3.11 इंस्टॉल है, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। www.python.org, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों को जैसे आप पहुंचोगे यहाँ पर आपको डाउनलोड्स का बटन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर देखो डाउनलोड फॉर विंडोज मेरे पास है, व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड मीन्स उसके आगे जो पुराने वर्जन से लाइक 3.13.7 हो गया, इसके अलावा कोई पाइथन का आपने पुराना वर्जन इंस्टॉल करना हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। डेट्स दे रखी है, ये इसके पुराने वर्जन, ठीक है। अगर आपको कोई मीन्स आपके सिस्टम पे न्यू वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत आ रही है किसी वजह से, तो आप यहाँ से पुराने वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम फिलहाल लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं। यहाँ डाउनलोड्स पर जाओगे, पाइथन 3.13.7, ठीक है। सो आपको इसको जहाँ पर सेव करना हो वहां पर आप इसको सेव कर देना, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, ये आप लोगों का डाउनलोडिंग में उतना टाइम लेगा। मेरा फिलहाल ये डाउनलोड हो चुका है, जो इसका साइज है दैट इज 27.5 MB, ठीक है। ये जो मैंने वर्जन इंस्टॉल किया आप लोगों के सामने दैट इज 3.13.7। अब मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन करा, ये डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद मुझे इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो देखो जो ये वाला ऑप्शन है ना, add python.exe to path, इसको जरूर टिक कर देना इंस्टॉल करते टाइम, ठीक है। इससे आप लोगों को आगे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे मुझे पाथ वगैरह नहीं सेट करना पड़ेगा, आगे आप +1 +2 में करोगे ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस ऑप्शन को हम लोग जरूर टिक करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूं, यहाँ पर मैंने इसको एक डायलॉग बॉक्स आया मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने इसको एक परमिशन मांग रहा था बेसिकली, तो मैंने वहां पर यस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर आ रहा है सेटअप प्रोग्रेस। मैंने इस वीडियो को कुछ फास्ट फॉरवर्ड या कुछ स्पीड इंक्रीज नहीं किया, जितना ये टाइम ले रहा है उतना मैं आपको एक एज्जम्पशन मीन्स एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल होने में, डाउनलोड होने में कितना टाइम लेता है, ठीक है। हाँ, डाउनलोडिंग डिपेंड करते हैं कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। मेरे पास यहाँ पर प्लान जैसे 100 Mbps वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फटाफट से डाउनलोड हो गया। अगर आपके पास थोड़ा जो स्पीड कम देता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। सो बस कुछ नहीं दिखा रहा कि इंस्टॉलिंग दिखा रहा है पाइथन 3.13.7 और ये डॉक्यूमेंटेशन 64 बिट वाला ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। सो जस्ट थोड़ी सी वेट करते फिर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मैंने वीडियो को ना इसलिए फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, कई बार होता है कि मैम का तो पता नहीं फटाफट से हो गया, हमारा नहीं हुआ, ये मैम का पता नहीं डाउनलोड होने में कितना टाइम लगा, हमारा तो हो ही नहीं रहा। सो ऐसे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बस होने ही वाला ऑलमोस्ट, यू नो व्हाट। अब ये टाइम ले रहा था, एक बात डिस्कस कर ही देते। हम छोटे थे ना, यहाँ पर ऐसे कर्सर रखते थे कि भाई कितना आगे बढ़ा, कि आगे बढ़ भी रहा है या आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वो प्रोग्रेस बार है ना, तो मैंने यहाँ कर्सर रख दिया, अब पता लग जाएगा कि ये कितना आगे बढ़ा है, एकदम से ही बढ़ेगा वैसे ये, ठीक है। चलिए देखो हो गया। चलो अब यहाँ पर आ गया सेटअप वाज सक्सेसफुल डन। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगी, क्लोज। अब आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है, या तो यहाँ से सर्च में हम लोग चले जाएंगे दैट इज IDLE, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर ना, मैंने आपको पहले भी दिखाया था 3.11 वाला मेरा पहले इंस्टॉल था, जो अब मैंने आप लोगों के सामने इंस्टॉल करा दैट इज 3.13 वाला इंस्टॉल करा वर्जन, ठीक है। सो मैं यहाँ से आपका जो नया इंस्टॉल करा वही ओपन करूंगी, दैट इज 3.13 वर्जन, ठीक है, 64 बिट का है। इसको मैंने ओपन करा क्लिक करके सिंपल, तो एक आपके पास विंडो ओपन होगी, ठीक है। ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई, ठीक है। सो ये आप लोगों का इंस्टॉल हो गया पाइथन कुछ इस तरीके से IDLE मीन्स मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा देती हूँ, ये आपका पाइथन का IDLE है। IDLE की फुल फॉर्म होती है मेरे पास
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सो बेसिकली देखो जो पाइथन है ना, इसको जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास काफी सारी आईडीज आती है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो VS कोड हो गया, थोनी हो गया, IDLE हो गया, एनाकोंडा हो गया, पाइथन हो गया, काफी सारी है। ठीक है, सो बेसिक जो है ना स्टार्टिंग के लिए आप लोगों का जिसका इंटरफेस भी काफी सिंपल है वो आपका IDLE ही है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ओपन किया था मेरा ये साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर के आया, बिकॉज मेरा जो पुराना वर्जन था ना इसने वहां से सेटिंग पिक कर ली। अगर आपको अपने इसका विंडो का साइज इंक्रीज करना हो, कहाँ पर जाओगे, ऑप्शंस पर जाओगे, कॉन्फ़िगर IDLE पर जाओगे, यहाँ से आप लोग साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। जो मैंने रख रखा है दैट इज 25। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज यहाँ से कर सकते हो। अब देखो ये विंडो मेरे पास ओपन है, तो पाइथन में काम करने के लिए ना बेसिकली मेरे पास दो मोड होते हैं, एक इंटरैक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से हमारी PPT पर। ये हमारा डाउनलोड हो गया, मैंने आपको बताया इस तरीके से डाउनलोडिंग हमारा कंप्लीट हो गया सेटअप। अब ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर आप लोग डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे और फिर आप लोगों का इस पर हमने क्लिक करा और ये फिर आप लोगों का सॉफ्टवेयर हमने सेव किया exe फाइल एंड ये हमारा हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास आता है वर्किंग विद पाइथन। अब हमने डाउनलोड और इंस्टॉल तो कर लिया, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता ना, उसमें मुझे काम करना भी आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक एक लाइन अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, टू राइट एंड रन और एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड ऑन आवर कंप्यूटर और वी कैन यूज एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर मुझे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम लिखना, एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे या तो कंपाइलर चाहिए होता है या इंटरप्रेटर चाहिए होता है। ठीक है, यूनिट 1 में आप लोगों ने इसका डिफरेंस भी पढ़ा है कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। पाइथन में हम लोग इंटरप्रेटर यूज करेंगे। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है कि आपने पूरा का पूरा सोर्स कोड लिखा, ये आपको एक ही बार चेक करके बता देगा कि कौन सी लाइन में आपकी कहाँ पर क्या मिस्टेक है, 1 बाय 1। कंपाइलर क्या करते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम में एक ही बार बताता है। इंटरप्रेटर आप लोगों का लाइन बाय लाइन बताता है। ठीक है, तो आपका पाइथन जो वो इंटरप्रेटर बेस्ड है और आप अपना कोई भी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हो, लाइक आप लोगों का जुपिटर नोटबुक हो गया। ठीक है, द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल। इंटरप्रेटर को हम लोग पाइथन शेल भी बोल देते हैं। A sample screen of Python interpreter is shown। कौन सा है, ये आपकी सैंपल स्क्रीन है, दिस वन, राइट। नेक्स्ट मेरे पास है हियर द सिंबल, दिस इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट। ये आपके 3 सिंबल आ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट। ठीक है, जो ये वाले 3 सिंबल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट। कि मुझे कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिखने में अपना जो है वो पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे लिखूंगी, which indicates that interpreter is ready to receive instructions or we can type command or statement on this prompt for execution। कि हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो रेडी है आप लोगों से इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए। ठीक है, ये वाला सैंपल स्क्रीन है, राइट। इसको आप पाइथन, वैसे ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है, सॉरी ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, दिस इज माई इंटरेक्टिव मोड। आप इसको पाइथन शेल भी कह सकते हो। चलिए, अब नेक्स्ट देखो मेरे पास एग्जीक्यूशन मोड। एग्जीक्यूशन मोड मीन्स कि मुझे अपने पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो मेरे पास कितने मोड्स हैं। सो बेसिकली आई एम हैविंग 2 मोड्स, एक मेरे पास है इंटरेक्टिव मोड और एक मेरे पास है स्क्रिप्ट मोड। देखो इंटरेक्टिव मोड का मतलब क्या है कि हम लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, या फिर आप लोग स्कूल में पढ़ते हो इंटरेक्शन होता है, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन होता है। मीन्स कि आपने कुछ बोला एकदम से मुझे रिस्पॉन्ड मिल गया, राइट। स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखो मेरे पास इंटरेक्टिव मोड है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इंटरेक्टिव मोड। इसमें देखो मेरे पास क्या होता है इंटरेक्टिव मोड में कि आपने अपना कोई भी इसको इंस्ट्रक्शंस दी, जो आप इंस्ट्रक्शंस दोगे वो यहाँ पर लिखोगे पाइथन के प्रॉम्प्ट के आगे। ठीक है, सो मीन्स आप 1 बाय 1 इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ये उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने इसको पूरा लिखा, सेव करा, बाद में एग्जीक्यूट कर रहे हो, नो। In the interactive mode, we can type Python statement on this prompt directly. As soon as we press enter, the interpreter execute the statement or display the result. अब मैंने क्या करा, Python prompt के आगे 4+5 लिखा, इसने मुझे 9 दे दिया एकदम से डायरेक्टली। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने 7 into 5 लिखा, इसने मुझे आंसर दे दिया, दैट इज 35।
उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा एक स्ट्रिंग लिखी दैट इज पाइथन, और उसके बाद मैंने एक और स्ट्रिंग लिखी दैट इज प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर मैं दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर रही हूँ तो मुझे आंसर दे देगा दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, साथ के साथ मुझे उसका क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। तो ये आपका होगा इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड में क्या है ना मेरे पास कि वर्किंग इन द इंटरेक्टिव मोड, just a second, yeah, working in the interactive mode is convenient for testing a single line of code for instant execution। ये कब बेनिफिशियल है कि अगर आपको कुछ स्टेटमेंट ऐसी है कि फटाफट से एग्जीक्यूट करानी, एकदम से आंसर चाहिए या कुछ चेक करना है मुझे, या फिर मुझे कुछ सेव नहीं करना, तो आप यूज कर सकते हो। वी कैन नॉट सेव स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर के लिए मैं अपनी स्टेटमेंट को सेव नहीं कर सकती हूँ। दिस मोड इज नॉट सुटेबल फॉर एग्जीक्यूटिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। देखो स्टार्टिंग में आप इसको यूज कर सकते हो जब आप सीख रहे हो, समझ रहे हो पाइथन को, बट जब आप अपने प्रोग्राम्स लिखोगे ना, वहां पर हम लोग अपना इंटरेक्टिव मोड को यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट सेकंड मोड मेरे पास कौन सा आता है, स्क्रिप्ट मोड। अब देखो स्क्रिप्ट मोड में क्या है कि मैं अपना प्रोग्राम लिख रही हूँ, मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रही हूँ जो मुझे क्या करनी है, एग्जीक्यूट करानी है, राइट। सो यहाँ पर ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो मुझे लिखनी, जो मैं एग्जीक्यूट करा रही हूँ। तो मैं इसको बाद में, देखो मैंने यहाँ पर आई थिंक 3 स्टेटमेंट्स लिखी, राइट। फर्स्ट प्रिंट फंक्शन में क्या लिखा, पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर मैंने लिखा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, फिर क्लास 11, फिर मैंने इसको सेव किया एग्जीक्यूट करके, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं अगर स्क्रिप्ट मोड में अपना कुछ भी लिख रही हूँ तो मैं इसको सेव भी कर सकती हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल, एक फाइल में लिखेंगे, उसको सेव करेंगे और फिर हमारा जो इंटरप्रेटर है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पर ये देखो इसने मुझे यहाँ पर रिजल्ट दे दिया। सच प्रोग्राम फाइल्स जो आपके पाइथन की फाइल्स है उसकी एक्सटेंशन क्या है, .py। अब देखो एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन मुझे ये बताता है कि मेरी जो फाइल है ना वो किस टाइप की मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप डॉक्यूमेंट में फाइल बनाते हो, डॉक्स एक्सटेंशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फाइल का नेम लिखा दैट इज क्लास 11। अब आप क्या मुझे सिर्फ क्लास 11 पढ़ करके बता सकते हो कि मेरी पावर पॉइंट मीन्स पीपीटी टाइप की फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, म्यूजिक फाइल है, इमेज फाइल है, किस टाइप की फाइल है, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी एक्सटेंशन नहीं लगाई। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ .mp4, दैट मीन्स ये क्लास 11 के नेम से एक वीडियो फाइल है mp4, ठीक है। तो दैट मीन्स मुझे एक्सटेंशन ने बता दिया कि किस टाइप की फाइल है। सिमिलरली आपकी जो पाइथन की फाइल्स है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, जनरली .py। यूजुअली बिगिनर्स लर्न पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड। हम लोग भी अभी बिगिनर्स से स्टार्ट कर रहे हो तो हम लोग पाइथन को इंटरेक्टिव मोड में यूज करेंगे, बट फॉर प्रोग्राम्स हैविंग मोर देन फ्यू लाइंस तो हम ऑलवेज क्या प्रेफर करेंगे, स्क्रिप्ट मोड को यूज करेंगे। पाइथन स्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी एडिटर, आप किसी भी एडिटर में इसको लिख सकते हो। पाइथन एज अ बिल्ट इन एडिटर है जो हम यूज करेंगे दैट इज IDLE है, विच कैन बी यूज टू क्रिएट अ प्रोग्राम्स। आफ्टर ओपनिंग द IDLE मैं आपको बता देती हूँ, देखो स्क्रिप्ट मोड में आपको दिखाऊं कौन से वाला है, दिस इज माई इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। जहां पर क्या हो रहा है, सपोज मैंने लिखा +9, मुझे आंसर मिल गया, मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, इसने सॉल्व करके आंसर दे दिया। स्क्रिप्ट मोड के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फाइल मेन्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, न्यू फाइल दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आप लोगों का भी स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर देखो मुझे कुछ भी प्रिंट कराना हो ना तो प्रिंट फंक्शन होता है मेरे पास। सो यहाँ पर मैंने लिखा लेट सपोज प्रिंट हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास, ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। जो भी आपने लिखना हो आप लिख सकते हो, और मैंने लिख दिया कुछ ऐसे, मैंने स्टार से प्रिंट करा दिए, सेम मैंने स्टार्टिंग में भी प्रिंट करा दिए। लेट्स सपोज इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखो प्रिंट फंक्शन क्या, वैसे आगे मैं बताऊंगी आपको कि कुछ भी प्रिंट कराना हो ना स्क्रीन पर तो आप लोग उसको विद इन द प्रिंट फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, रन मेन्यू पर जाओगे, ठीक है। कहाँ पर जाओगे, रन मेन्यू पर। रन पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज रन मॉड्यूल, और अगर आपको पाइथन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने शॉर्टकट की है F5 या तो डायरेक्ट F5 प्रेस कर दो। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हो, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहे कि आपको सेव करना है, मैंने कहा यस। सो यहाँ पर हम लोग एक कहीं पर भी आप इसको सेव कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा डेमो, ठीक है, या फिर क्लास 11 IP,
एक्सटेंशंस दिखा रहे डॉट पी वाई डब्ल्यू डॉट पी वाई आई, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये आंसर दिखा रहा है दिस एज इट इज, ठीक है। सो कोई एरर नहीं आया। अगर कोई होता, मैंने आपको बताया पाइथन मेरा कैसा है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। सपोज मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लगाई, मैं भूल गई, इसमें मैंने यहाँ पर एन लगाना भूल गई, और इसमें मैं यहाँ पर कोट्स को क्लोज करना भूल गई। तीनों लाइन में मिस्टेक है, ठीक है, तीनों लाइन में मिस्टेक है। अगर मेरे पास पाइथन में कंपाइलर यूज हो रहा था, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एनालाइज करता है, जो भी एरर्स होते हैं वो मुझे एंड में बता देता है कि इस लाइन में ये मिस्टेक है। इंटरप्रेटर आप लोगों ने पढ़ा कैसा होता है, लाइन बाय लाइन मुझे एरर्स बताता है, ठीक है। सो मैंने F5 शॉर्टकट की प्रेस करी, इसको एग्जीक्यूट करा। अब इसने मुझे यहाँ पर दिखा दिया अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 3। चलो मैंने यहाँ लाइन 3 पे इसको करेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से रन करा। ओके, अब इसने पहले फर्स्ट क्यों नहीं दिखाया, मेरा कर्सर आगे था, ठीक है। तो ये इस टाइम में मिस्टेक दिखा रहे हैं, मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया। फिर मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट करा, ठीक है। फिर ये दिखा रहा है प्रिंट फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ये मेरा सिंटेक्स एरर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर चेक कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली आपको एक एक करके एरर्स बता रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका है यहाँ तक। तो आफ्टर ओपनिंग द आईडीएल स्क्रिप्ट मोड में हम लोग कैसे गए थे, फाइल मेन्यू पर क्लिक करा था, फिर न्यू फाइल पर गए थे, तब हम जाकर के पहुंचे हैं वहां पर, ठीक है। न्यू फाइल पर गए एंड टू क्रिएट अ न्यू फाइल, देन राइट अ प्रोग्राम लिखा और फिर हम उसको सेव करा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पाइथन की स्क्रिप्ट कहाँ पर सेव होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स जो आप लोग पाइथन के प्रोग्राम्स बना रहे हो, मैंने तो आपको सिंपल ऐसे डिफॉल्ट लोकेशन ली थी, ठीक है। आपको ये चीज दिख रही है, सी ड्राइव यूजर स्वाति चावला ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स दिस दिस दिस, दैट मीन्स ये मेरी फाइल का नेम है क्लास 11 ip.py, ये तो फाइल का नेम हो गया, ये पूरा पाथ है उसकी लोकेशन। अब अगर मुझे ये चेक करना हो ना, तो आप लोग कैसे करोगे, इसको एग्जीक्यूट करना, F5 प्रेस करके इस पाथ को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, कितने तक को, ये पाइथन 313 वाले को यहाँ तक कॉपी करा। विंडो एक्सप्लोरर पर जाओगे नीचे, और यहाँ पर आकर के ना कंट्रोल V सिंपल पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा पाइथन जो है ना ये इंस्टॉल हुआ था। यहाँ पर देखो आपको ये फाइल दिख रही है क्लास 11 ip.py, ये मैंने बनाई है, ठीक है। अब अगर आपको इसको ओपन करना है, सपोज मैंने इसको तो यहाँ से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है, इसको भी क्लोज कर दिया। अब अगर आपको यही वाली फाइल ओपन करनी है, तो देखो या तो ये अपना जो आप अपना पाथ ध्यान रखो, या डेस्कटॉप पर या कहीं और ये ड्राइव में सिंपल प्रोग्राम्स नेम से फोल्डर बना करके वहां पर भी आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। मैंने आइडियली ओपन किया, मुझे ध्यान ही नहीं मैंने कौन से वाला किया, 3.11 हो गया। तो मैंने यहाँ पर ही अपना आइडियली ओपन किया, ठीक है। फाइल पर जाओगे, ओपन पर जाओगे, या रिसेंट फाइल में आपको ये मिल जाएगा, ये सारी मेरी रिसेंट फाइल्स है, ठीक है। प्लस अगर आपको ये पाथ पता है, यहाँ से अगर आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप लोगों का ना कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो बेसिकली मुझे डबल क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करोगे, एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट विद IDLE, शो मोर ऑप्शंस पर चले जाते हैं, ठीक है। एडिट विद IDLE, ये दोनों वर्जन दिखा रहे हैं, मैं 3.13 वाला ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सेव कर सकते हो, देख सकते हो। प्लस दूसरी लोकेशन पर भी सेव कर सकते हो, इतना लंबा पाथ नहीं ध्यान रखना है। सेव एज पर जाओ, और यहाँ से कोई भी, सपोज मैंने यहाँ से D ड्राइव में गए, यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी सिलेक्ट पाथ, एक फोल्डर बना देना, ये डेस्कटॉप पर जा करके बना देना एक फोल्डर, ये मेरा डेस्कटॉप ये रहा, यहाँ पर एक फोल्डर बना देना, और इसमें आप अपना प्रोग्राम ये सेव कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अपना पाइथन के प्रोग्राम्स को सेव, एग्जीक्यूट, लोकेशन वगैरह सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छे से बताया मैंने, आई होप समझ में आ गया होगा। बाय डिफॉल्ट आपके लोगों के पाइथन की जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट मतलब जो आप लोगों ने प्रोग्राम लिखे हैं, आर सेव्ड इन द पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर, जो उसका डिफॉल्ट पाथ है ना, जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल हुई है, वहां पर ये सेव होते हैं। टू एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया, रन मेन्यू पर जाकर के, ठीक है। और शॉर्टकट की मैंने बताई आप लोगों को, दैट इज F5। F5 इज द शॉर्टकट की टू एग्जीक्यूट और रन द पाइथन प्रोग्राम्स। सो बस टू आउटपुट अपीयर कहाँ पर होगा, शेल विंडो पर। अब नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है, इंट्रोडक्शन हो गया, इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाना है, वो सब। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखो पाइथन में ना कुछ वर्ड्स
जिसका मीनिंग मेरे पाइथन के इंटरप्रेटर को पता है कि इसमें मुझे क्या करना है, उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो योर रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। पाइथन कीवर्ड्स को हम लोग और क्या बोल देते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड मीन्स जैसे रिजर्व्ड सीट होती है उसको आप लोग यूज नहीं कर सकते, किसी और के लिए बुक होती है, इसी तरीके से ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। मीन्स इसका मीनिंग पहले से हमारे जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको पता है, आप उसको किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर एज पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर मेरे पास प्रिंट फंक्शन स्मॉल में है तो मैं स्मॉल में लिखूंगी, कैपिटल P नहीं लिख सकती, एरर आ जाए, ठीक है। कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज गिवन इन द टेबल। कौन सी टेबल, ये मेरे पास कीवर्ड्स है, ठीक है। मुझे देखना हो तो देखो ये स्क्रीनशॉट है पाइथन 3.11 वाले वर्जन का। अब अगर मुझे पाइथन के कीवर्ड की लिस्ट चाहिए ना, मैं क्या करूंगी, अपना यहाँ से आइडियली ओपन करूंगी, राइट, और यहाँ पर लिख दूंगी मैं, सॉरी ये तो 3.11 ओपन हो गया। सबसे पहले ना बाय डिफॉल्ट वो वही आ जाता है, क्या करें। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट। ये शायद अभी समझ में ना आए, बट सिर्फ इतना देखो, मैं आपको ये बता रही हूँ, कीवर्ड की लिस्ट निकाल करके दिखा रही हूँ। वेरिएबल ले लेते हैं, ये हो सकता है अगर बिल्कुल स्टार्टिंग्स वाले देख लो ना तो समझ में ना आए। तो देखो यहाँ पर मैं एक लेंथ ऑफ ए और काउंट कर लूँ। तो देखो अगर मैं पिछले वर्जन की बात करूँ 3.11 के 3.13 के, कीवर्ड मेरे पास 35 ही आ रहे हैं टोटल, ठीक है। बट ये चेंज होते रहते, 33 35 मीन्स एक आधा ऐड हो गया, एक आधा चेंज हो गया, रिमूव हो गया, इस तरीके से। तो आप अगर बुक्स में पढ़ो कि मेरे पास 33 कीवर्ड्स हैं, 34 कीवर्ड्स हैं, तो आप इस तरीके से अपना पाइथन वर्जन में चेकआउट कर सकते हो कि मेरे पास कितने कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जितने भी मेरे पास कीवर्ड की लिस्ट आई है ना, ये टोटल 35 कीवर्ड्स हैं, काउंट कर लेना। इन 35 कीवर्ड्स में से सिर्फ मेरे पास फर्स्ट 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है। क्या बोला मैंने कि जो 35 कीवर्ड्स है ना टोटल, उसमें से सिर्फ फर्स्ट 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, ट्रू फॉल्स नन। कौन कौन से ऐसे 3 कीवर्ड, ट्रू फॉल्स नन, जिसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, कैपिटल है। बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं सबके सब क्या हैं, स्मॉल। एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो आप लोग आगे पढ़ोगे तो आपको ध्यान आता रहेगा, हाँ हमने कीवर्ड की लिस्ट में देखा था, ठीक है। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, असिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, get, ठीक है। तो ये हमारे कितने टोटल 35 कीवर्ड्स हो चुके हैं। नेक्स्ट आप लोग देखो, हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। देखो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम। मतलब कि हम लोग अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, कोई फंक्शन का नेम दे रहे हैं, खुद से हम लोग किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, किसी चीज को नेम दे रहे हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, 10 + 5। अब या तो मैं डायरेक्टली 10 + 5 लिख दूं, या मैं इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी कि मैंने लिखा a = 10 एंड b = 5। तो ये a और b जो मैंने इसके वेरिएबल के नेम्स लिखे हैं ना खुद से, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर्स। क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आगे आप लोग करोगे, फंक्शंस बनाओगे, ठीक है। फंक्शन के नेम होते हैं, जो हम लोग खुद से फंक्शन के नेम्स देते हैं वो आपके क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, राइट। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम। अब मेरे पास जो हम आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने ए बी लिख दिया था, मैं अपने वेरिएबल का नेम ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, num1 = 10, num2 = 20, ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, ठीक है। सो द नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस और अ लोअर केस अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। मतलब कि मेरा जो आइडेंटिफायर का नेम है वो या तो अपर केस से स्टार्ट हो, या लोअर केस से स्टार्ट हो, या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। अंडरस्कोर कौन सा, जो शिफ्ट के साथ आप लोग माइनस वाला सिंबल प्रेस करोगे ना, 0 के साथ वाला राइट साइड पर, तो वो आपका अंडरस्कोर होगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ।
तो इन 3 से आपका जो है वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है आइडेंटिफायर। एंड आइडेंटिफायर कैन कंटेन डिजिट बट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। मतलब कि आपका जो आइडेंटिफायर है ना उसके अंदर डिजिट तो आ सकती है बीच में या फिर एंड में, बट वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। मेरे आइडेंटिफायर का नेम num1 हो सकता है बट 1 num नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, हाउएवर हम प्रेफर करते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो। आपका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो कितनी भी लेंथ का हो सकता है। हो सकता है आपने बुक्स में पढ़ा हो, मुझे किसी स्टूडेंट ने ही कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन किया था कि मैम हमारी बुक में लिखा है कि इसका जो पाइथन की आइडेंटिफायर की लेंथ वो लिमिटेड टू सम कैरेक्टर्स है, लाइक 49 63 कुछ बोला था। तो आप इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेना, आप बहुत एक ही ए बहुत बार प्रेस कर देना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया, ठीक है। सिंपल मैं ए बहुत बार लिखती गई है, तो ये वेरिएबल का ही नेम ना, ठीक है। अब आई डोंट नो ये कितनी बार ये प्रेस हो रहा है, बट मैं इसको अपनी तरफ से बहुत बार प्रेस कर देती हूँ। मैं इसमें एक वेरिएबल का नेम लिख रही हूँ, जहां पर मैं ये लिखती हूँ ना a=10, मैं उस ए की जगह इतने सारे एज लिख रही हूँ जस्ट टू चेक कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत बार हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको काउंट नहीं किया, बट एक लाइन में काउंट कर लेते और देख लेते कितनी लाइन्स है। यहाँ तो मेरा वेबकैम भी आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। सो 10 अगर इतने में आ रहा है तो फिर ये आई थिंक 50 होंगे और ये बहुत सारे हो गए होंगे नीचे। तो मैं यहाँ पर अब एक एंटर प्रेस कर देती हूँ, इसकी वैल्यू दे देती हूँ इक्वल्स टू, नेक्स्ट टाइम में देती हूँ सो दैट मेरा वेबकैम ना आए, इक्वल्स टू 50, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं इस वेरिएबल नेम को कॉपी कर रही हूँ, प्रिंट, और इस वेरिएबल की वैल्यू बता दो, ये मुझे आंसर दे देगा 50, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो वेरिएबल नेम है दैट इज आइडेंटिफायर वो कितनी भी लेंथ का हो सकता है। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड, मतलब कि आप लोगों ने जो कीवर्ड की लिस्ट है ना, इनमें से कोई भी कीवर्ड आप एज एन आइडेंटिफायर का नेम नहीं यूज कर सकते। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो ट्रू कीवर्ड है, वो ट्रू कीवर्ड में टी आपका क्या है, कैपिटल है। सो ये आपका कीवर्ड है। मैंने आपको बताया पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर मैं इस ट्रू के टी को स्मॉल कर दूंगी, ये अब आपका कीवर्ड नहीं है ना, तो आप इसको एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास, वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। जितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये आप यूज नहीं कर सकते, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। पाइथन कीवर्ड्स केस सेंसिटिव है, स्मॉल में यूज किए, डिक्लेयर किए तो स्मॉल में यूज करोगे, कैपिटल में यूज नहीं करोगे। आइडेंटिफायर के नेम्स में आपकी स्पेसेस नहीं आती। स्टार्ट कहाँ से होगा, या तो अल्फाबेट से, अपर और लोअर केस, या फिर अंडरस्कोर से। डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, बट इन बिटवीन और एंड में डिजिट हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म मेरे में आता है वेरिएबल्स। मैं आपको एक वो बताती हूँ कि आप मुझे ये बताना है कि कौन सा जो आइडेंटिफायर है ना वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। उसके लिए मैं जस्ट स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। आई होप आपको क्लास बोरिंग नहीं लग रही होगी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सारा का सारा। तो कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई करने की आपके जो आइडेंटिफायर्स है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ना कुछ वेरिएबल के नेम्स यानी कि आइडेंटिफायर के नेम्स लिखती हूँ, जस्ट टेल मी कि वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो यहाँ पर सपोज मैंने एक लिखा सिंपल इंटरेस्ट, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा माई फाइल, यहाँ पर मैंने लिखा फाइल 1 2 3, यहाँ पर मैंने लिखा 11 फाइल, यहाँ पर मैंने लिखा फाइल डॉट नेम, ठीक है। ये कुछ मैंने लिखे, ठीक है। और एक मैंने लिख दिया लेट्स सपोज फॉल्स, और एक मैंने लिख दिया कैपिटल एफ वाला। तो अब आपको बताना है कि ये जो मेरे आइडेंटिफायर के नेम्स हैं ये वैलिड हैं या फिर इनवैलिड। देखो सिंपल अंडरस्कोर आ सकता है ना, ये वैलिड है। नेक्स्ट है माई फाइल, इसमें स्पेस आ रहा है, हमारे जो आइडेंटिफायर के नेम्स है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, सो दिस इज इनवैलिड। नेक्स्ट है फाइल 1 2 3, डिजिट इन बिटवीन और एंड में आ सकती है, तो दिस इज वैलिड, ये स्पेस नहीं है, ठीक है। 11 फाइल डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या होगा, इनवैलिड होगा।
फाइल डॉट नहीं आ सकता तो ये भी इनवैलिड है, बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ कौन सा आ सकता है, अंडरस्कोर। अब देखो फॉल्स मेरे पास कीवर्ड है, पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो कीवर्ड है मेरे पास वो ये है फॉल्स कैपिटल एफ वाला, तो कीवर्ड का आप एज एन आइडेंटिफायर नेम नहीं लिख सकते, तो ये वाला इनवैलिड होगा, बिकॉज ये आपका क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। और उसके बाद जो है फॉल्स जो आपका स्मॉल एफ है जिसमें, ये आपका क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टर्म देखो मेरे पास क्या आता है, वेरिएबल्स। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब आपने नाम तो सुना ही होगा ना, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, सॉरी सो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज। मतलब देखो दो चीजें होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक पाई हो गया, एक साइंस में जी वेरिएबल आता है, ठीक है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिसकी वैल्यू आप अपने प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग, नंबर और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक। मतलब कि आपका जो वेरिएबल की वैल्यू है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। इन पाइथन लाइक मैंने लिखा a = 10, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जो आपके वेरिएबल की वैल्यू वो इंटीजर टाइप की होगी। स्ट्रिंग हम लोग जनरली विद इन कोट्स लिखते हैं, मैंने नेम लिखा तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। इन पाइथन we can use an assignment statement to create new variable and assign specific value to them। ये equals to आपका assignment operator है, assignment statement है कि मैं 10 वेरिएबल जो 10 वैल्यू वो a में असाइन कर रही हूँ, ये जो स्वाति स्ट्रिंग है मैं इसमें असाइन कर रही हूँ, ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइन्ड वैल्यूज बिफोर दे आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम, अदरवाइज इट विल लीड टू एन एरर। ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ पर सपोज लिखा प्रिंट ए मैंने यहाँ पर लिखा था, ध्यान है इम्पोर्ट कीवर्ड लिखते टाइम एक वेरिएबल था तो मेरे पास था तो मैंने प्रिंट करा दिया। अगर मैं लिखूंगी प्रिंट बी को तो मैंने कहीं कोई वैल्यू नहीं दी ना, तो इसलिए अगर मुझे किसी वेरिएबल को यूज करना है अपने प्रोग्राम में, पहले मुझे उस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। Whenever a variable name occur in a program, the interpreter replaces it with the value of that particular variable। मीन्स जहां पर ए आया उस ए की जो वैल्यू उससे क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे सम ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो काफी बच्चे कहते हैं कि मैम हमें प्रोग्रामिंग नहीं आ रही या फिर प्रोग्राम्स नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए पता है क्या सॉल्यूशन। देखो मैं आपको क्या बताऊंगी, जनरली ना हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोग इस स्टेज पर होते हो, प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हो, आप लोगों को मैम ने कोई प्रोग्राम दिया, आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं, कहाँ से कर सकते हो, फ्रेंड से कॉपी पेस्ट, नेट से कॉपी पेस्ट, आजकल चैट जीपीटी जेमिनी का भी जमाना है, आप वहां से भी ले लेते हो। बट वो चीज हमें नहीं करनी, हमें खुद से ट्राई करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोशिश करना कि जो आपने प्रोग्राम बनाया, rather than to find an alternate solution of that program, just trying to find the mistake in the program which is written by you। ऐसा समझ में कि जब आपने खुद से कोई प्रोग्राम लिख रहे हो ना, आपको मिस्टेक नहीं मिल रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, तो इंस्टेड कि आप उस प्रोग्राम, उस पूरे लॉजिक को छोड़ करके आप एकदम से न्यू लॉजिक देखो नेट पर फिर जाके, आप लोग क्या करो कि आपका जो लिखा हुआ प्रोग्राम है ना, किसी सीनियर को, मैम को, किसी को भी बोलो, वो उसी प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करके आपके वाले कोड को ठीक करे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। चलिए, सो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। अब देखो जब भी मुझे कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, मेरे माइंड में ना इमेज बननी चाहिए कि मेरा आउटपुट विंडो किस टाइप की होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये आउटपुट विंडो, मैं इसको इमेजिन कर रही हूँ, ये मेरी एक आउटपुट विंडो है, मुझे यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम मीन्स एक आउटपुट किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले तो मुझसे ये दो नंबर्स का अभी यूजर्स इनपुट हम नहीं ले रहे हैं कि फर्स्ट नंबर एंटर करो, सेकंड नंबर एंटर करो, वो इनपुट प्रिंट फंक्शन अभी आपने नहीं पढ़े हैं डिटेल में, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल क्या होगा, एडिशन इक्वल्स टू दिस, जो भी एडिशन होगा वो आ जाएगा। तो अगर मैं सिंपल से प्रोग्राम की बात करूं तो मैं यहाँ स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लूं, मैंने एक वेरिएबल लिखा num1,
और इक्वल्स टू मैंने वैल्यू दे दी 50, फिर मैंने लिखा num2 एक वेरिएबल दिया, इसमें वैल्यू लिख दी 90, ठीक है। और मैंने एक और वेरिएबल लिया num3, उसमें मैंने लिख दिया num1 प्लस num2 और प्रिंट मैंने क्या करा दिया num3, दैट मीन्स दोनों का एडिशन, राइट। सो अब ये आपके ऊपर, आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, num1 num2 num3 की जगह कोई और वेरिएबल लिख सकते हो, यहाँ पर आप ऐड नेम से वेरिएबल लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पर ऐड कर दो, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, शॉर्टकट की F5, राइट। और यहाँ पर मैं इसको क्लास 11 उसी वाले में ही सेव कर देती हूँ, उसको रिप्लेस कर देंगे। अब मेरे पास 50 और 90 सम कितना आ गया 140। अगर आप चाहते हो ये ऐसे ना एडिशन लिखा हुआ है पहले, तो आप प्रिंट फंक्शन में ऊपर एडिशन भी लिख दो। अभी मैं दोनों को कंबाइन नहीं कर रही हूँ, वो चीज मैंने नहीं सिखाई है, ठीक है। ऐसे लिख दो एडिशन इक्वल्स टू 140, ठीक है। हाँ भी ठीक नहीं है बिकॉज वो 140 सी के आगे होना चाहिए, करना हो तो आप मैं आप वैसे बता देती हूँ आपको, ऐसे लिखते हैं, दो प्रिंट स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए कोमा लगा देते हैं, ऐसे आ गया, ठीक है। आपने लिखना एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इस तरीके से। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग अपना सिंपल पाइथन का जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं। हो गया टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर का भी बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन दैट इट्स लेंथ क्या है 10 है और ब्रेड्थ क्या है 20 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ मेरे पास क्या है 10 और ब्रेड्थ क्या है 20। सो इसी में चेंज कर देती हूँ, लेंथ क्या हो गई मेरे पास 10 और ब्रेड्थ क्या थी 20। आप एल और भी ले लो वेरिएबल नेम, कोई दिक्कत नहीं। एरिया इक्वल्स टू, वैसे जनरल हम कोशिश करते हैं मीनिंगफुल वेरिएबल नेम से, ए और बी से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पर मैं एडिशन की जगह एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दूं और किस वेरिएबल में आंसर, एरिया वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी एरिया, ठीक है। जहां पर जिस वेरिएबल में आंसर है वो वेरिएबल का नेम आप यहाँ पर लिखो। डन। 90 to 100, अच्छा ये 20 था, कोई नहीं, जो वैल्यू आपने लिखनी हो वो लिख दो, ठीक है। अब देखो इसको करने का ना एक सिंपल सा तरीका क्या, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो और ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ को यहाँ पर लिख दो, बस सिंपल। डन। इस लेंथ इनटू ब्रेड्थ को ना विद इन कोट्स नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, वरना वो कैलकुलेट होने की बजाय ना प्रिंट हो जाएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हाँ एक आते कमेंट्स। अब देखो कमेंट्स क्या होते हैं कि मैंने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। आप कोई थर्ड पर्सन आता है, आपने कोई ए और बी वेरिएबल नेम लिखा, लेट्स सपोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही प्रोग्राम मैंने बनाया और आपने मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स नहीं लिखे, आपने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए सी इक्वल्स टू ए इंटू बी और यहाँ पर मैंने सी की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब क्या आप मुझे बता सकते हो किस चीज का प्रोग्राम है? कोई मुझे कहेगा ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स, मैं कह रही हूँ ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स नहीं, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। क्या मुझे पता लग रहा है किस चीज का प्रोग्राम है? नो। तो अगर मुझे यूजर को बताना है कि किस चीज का प्रोग्राम है या कुछ अपने प्रोग्राम में एक्स्ट्रा डिटेलिंग कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है तो कमेंट्स ऐड करते हैं, मीन्स कुछ डिस्क्रिप्शन देना किसी स्टेटमेंट के बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो कमेंट्स में से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। और हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर वो कमेंट्स को इग्नोर करता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। अब कमेंट्स मेरे पास हो सकते हैं 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन मतलब आपने एक ही लाइन में कमेंट देना, मैं हैश सिंबल यूज करती हूँ, हैश टैग नहीं, हैश सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, राइट अ प्रोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है ना, उसका प्रोग्राम लिखा। तो एक कमेंट है, इसको मेरा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सी इज नॉट डिफाइंड, सी का है यहाँ पर एक, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। एक हमारे सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया कमेंट करके ही, लेंथ है ये, मैंने ए और बी लिख दिया तो बता तो दूं कि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अब ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं कि ये मेरे सिंगल लाइन कमेंट्स है, एक लाइन में आ रहे हैं। वैसे मैं इसको इन लाइन कमेंट भी बोलती हूँ,
इनलाइन कमेंट मीन्स जो किसी लाइन के साथ मैंने लिख रखा है, ठीक है। एक हमारे पास होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट मीन्स मुझे एक काफी सारी लाइंस को कमेंट करना है, तो या तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं हर एक के आगे हैश लगा दूं, तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट बन गया। बट सपोज को मेरे पास 10, 15, 20 लाइन्स है, तो क्या मैं हर एक के आगे अपना ये हैश सिंबल लगाती रहूंगी? नहीं। तो मैं क्या करूंगी, ट्रिपल कोट्स स्टार्ट, ये सारा कमेंट्स है, और ट्रिपल कोट्स क्लोज, ये सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ना सिंगल कोट्स को 3 बार लगाया, राइट, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। इसमें आप कितनी भी लाइन्स लिख सकते हैं, और जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो आपके कमेंट्स को कंप्लीटली इग्नोर करता है, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, चाहे उसमें मिस्टेक हो चाहे कुछ भी हो, राइट। अब देखो, कमेंट्स आर एडेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड इजियर फॉर ह्यूमंस टू रीड, कि अगर आपको अपने सोर्स कोड को क्या करना है, इजियर बनाना है यूज ह्यूमंस के लिए, मीन्स आप लोगों को समझाने बेसिकली। तो कंप्यूटर को तो वो कमेंट्स इग्नोर करो, तो उसको समझाने के लिए नहीं होते कमेंट्स, हम लोगों के लिए होते हैं। They are used primarily to document the meaning and purpose of the source code, कि आपके कोड की डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने किस लिए बनाया है, क्या पर्पस है, जो भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूट बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, इसको एग्जीक्यूट नहीं करते। तो अगर आप इसमें मिस्टेक भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। 2 टाइप के कमेंट्स है, सिंगल लाइन कमेंट्स और डबल लाइन कमेंट्स। और सिंगल लाइन कमेंट्स क्या मैंने आपको बताया, हैश सिंबल से यूज होंगे। जो भी आप हैश सिंबल के आगे लिखोगे, जब तक वो लाइन एंड नहीं हो जाती, वो आपका कमेंट कंसीडर होगा, ठीक है। कैन बी प्लेस्ड ऑन अ सेपरेट लाइन और इन लाइन और लाइन विद कोड, मतलब या तो आप उसको सेपरेट लाइन में लिख दो इस तरीके से, ये एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया। जो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपका इन लाइन कमेंट हो गया, जब मैं किसी लाइन के आगे लिख रही हूँ, राइट। फिर नेक्स्ट मेरे पास आता है मल्टी लाइन कमेंट। सो देखो, काफी अगर मैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ ना, तो ये स्लैश और स्टार का सिंबल होता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए, कि बिगिनिंग में ये लगा दो, एंड में ये लगा दो दिस, और आपको वो सारा कमेंट हो जाएगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में मेरे को ट्रिपल कोट्स यूज करना है, लाइक सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी 3 बार यूज करना है। एक तो ये तरीका हो गया मल्टी लाइन कमेंट का, कि मुझे 3 लाइन को कमेंट करना, तीनों के आगे मैंने हैश सिंबल लगाया। अगर लाइन्स कम है तो ठीक है, बट अगर लाइन्स ज्यादा है तो आप लोग क्या करोगे, ये मल्टी लाइन कमेंट है, ये मैंने 3 बार लगाया सिंगल कोट्स, ये मैंने डबल कोट्स 3 बार लगाया, ठीक है। तो इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो आपका क्या कंसीडर होगा, कमेंट। इसको हमारे जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो कंसीडर नहीं करता, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर, इसको मैं हटा देती हूँ सब, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट क्लास 11, प्रिंट कंप्यूटर साइंस एंड प्रिंट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। आंसर बोलो फटाफट से, क्या आएगा? ये तीनों लाइंस प्रिंट हो जाएंगी, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अब मैंने सपोज सेकंड वाली स्टेटमेंट के आगे हैश सिंबल लगा दिया, मतलब इसको कमेंट कर दिया। तो कमेंट कर दिया तो पाइथन का इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड लाइन आपकी आएंगी, सेकंड लाइन आएगी नहीं। और अगर इसमें कुछ मिस्टेक भी कर दे, तो प्रिंट की स्पेलिंग भी गलत कर दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको देख ही नहीं रहा है, तो आपका एरर वेरर कुछ नहीं शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है, दैट इज डेटा टाइप। अब देखो, डेटा टाइप मतलब कि आपका जो वेरिएबल नेम है ना, उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, वो मुझे कौन बताएगा, उसकी डेटा टाइप। कि मेरे जो वेरिएबल है ना, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूल है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर है। एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन, कि पाइथन में जितने भी कुछ भी कोई भी वैल्यू किसी न किसी डेटा टाइप को बिलोंग करती है। Data type identifies the type of data which a variable can hold and the operations that can be performed on those data। मतलब कि आपका जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, आपका वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, सो दैट मैं उस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूं। नाउ सी हियर, ये मेरे पास है कुछ डेटा टाइप्स की कैटेगरीज। नंबर्स में आते हैं मेरे पास इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस में आते हैं मेरे पास स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, नन। मैपिंग्स में मेरे पास क्या आता है, डिक्शनरी, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप। देखो, 2 टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे, म्यूटेबल और इम्यूटेबल।
को हटा दो। ठीक है, एक मैंने क्या लिखा इम्यूटेबल और एक मैंने यहाँ पर लिखा म्यूटेबल। तो दो टाइप की जो आपकी डेटा टाइप्स के अंदर जो जितने भी ये सारी ना कैटेगराइज होती है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल आपके वो डेटा टाइप्स हैं कि अगर मैं उसमें कोई भी चेंजेस कर रही हूँ ना तो ओरिजिनल लोकेशन पे वो चेंज नहीं हो रहे, दूसरी लोकेशन पर चेंज हो रहे हैं। मीन्स सेम वेरिएबल नेम में चेंज नहीं हो रहा। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, पाइथन शेल पर आएंगे, यहाँ से आ सकते हो रन पे जाके पाइथन शेल। ठीक है, एक मेरे पास ना आईडी नेम से फंक्शन होता है। किस नेम से? आईडी फंक्शन। वो मुझे ये बताता है कि इस सिस्टम में ये वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है। देखो, जो भी आप करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हो सारी की सारी चीजें कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है? मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में उसको कहीं ना कहीं लोकेशन तो मिल रही होगी ना। तो आईडी फंक्शन मुझे ये बताता है कि मेरा ये वेरिएबल इस टाइम मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू 10। ठीक है, आप भी लिख करके देखना। मैंने आईडी फंक्शन से इसकी आईडी देखी कि मेमोरी लोकेशन में कुछ इस एड्रेस पर स्टोर है। आप एग्जीक्यूट करोगे आपके में कोई और वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, a इक्वल्स टू 30 होगी वैल्यू चेंज। अब मैं प्रिंट कराऊंगी जब a की वैल्यू, तो 10 प्रिंट होगी या 30 प्रिंट होगा? 30 प्रिंट होगा। तो आप सोच रहे हो कि a में वैल्यू चेंज हो गई, a में नहीं चेंज हुई। क्यों? आईडी फंक्शन से अब a वेरिएबल की एड्रेस देखो, क्या मेरे पास ये दोनों एड्रेस डिफरेंट नहीं है? मतलब कि आपका जो इंटीजर वेरिएबल है, जो आपका इंटीजर वेरिएबल है, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब कि सेम मेमोरी लोकेशन पे से चेंजेस सेव नहीं हो रहे। पहले जो a वेरिएबल था ना वो इस लोकेशन पर था। ठीक है, अब मैंने जब उसकी वैल्यू 10 से 30 करी, मैंने इस 10 को 30 नहीं करा है, मैंने क्या करा, उसने क्या करा, किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर के एक को 30 से कनेक्ट कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो उस ओरिजिनल वाले a वेरिएबल में वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो इसीलिए आपका जो इंटीजर है दैट इज योर इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट आपने सुना होगा, लिस्ट मेरे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है। अभी वैसे आगे आप लोग पढ़ोगे, ये मैंने एक लिस्ट लिखी, जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सिर्फ ये देखो कि मैंने एक लिस्ट ली और ये उसकी लोकेशन आ गई। अब मैंने लिस्ट में कहीं पर चेंज किया, लेट्स सपोज फर्स्ट इंडेक्स पर मैंने 55 कर दिया, लिस्ट में चेंजेस हो गए। पहले मेरे पास लिस्ट थी 11, 22, 33, मतलब 11, 22, 33, अब है 11, 55, 33। और जब मैं आईडी फंक्शन से चेक कर रही हूँ उसकी मेमोरी लोकेशन, तो क्या देखो बिल्कुल सेम नहीं है, मेमोरी लोकेशन सेम है पहले भी और चेंज करने के बाद भी। सो दैट मीन्स आपकी जो लिस्ट है दैट इज योर म्यूटेबल डेटा टाइप, कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो ओरिजिनल लोकेशन में जाकर के चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हो गया म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सबसे पहला जो डेटा टाइप है मेरे पास आता है दैट इज नंबर्स। तो नंबर डेटा टाइप स्टोर्स ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे नंबर्स। नेक्स्ट डेटा टाइप नंबर्स के अंदर मेरे पास आता है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। देखो इंटीजर नंबर्स जो आपके होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1, 2 बिना फ्रैक्शनल पार्ट वाले। फ्लोट नंबर्स भी आप ले सकते हो, वो भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। एक हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जो लोग मैथ्स ले रखा होगा जिन्होंने 11th में, उनका एक चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा इमेजिनरी वाला। ठीक है, उनको ये चीज पता होगी, बिकॉज 10th में तो आप लोग ऐसा पढ़ते हो ना कि नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता। 11th में आकर के ना सडनली नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट करने लगा, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, आयोटा बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। सो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आपका जो मैथ्स में जो मैथ्स वाले बच्चे हो उसमें क्या होता है, a प्लस आयोटा भी इस फॉर्म में होता है। यहाँ पर सपोज मैंने लिखा 5 + 2 j में से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उस आयोटा को, i नहीं लिखते हम लोग, j लिखते हैं। ठीक है, एक मेरे पास ना बुलियन डेटा टाइप भी होते हैं जो सिर्फ 0 और 1 ट्रू फॉल्स ये मुझे बताते हैं। तो इट इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। सब टाइप ऑफ इंटीजर की आपको 0, 1 बता रहा हूँ, 0, 1 आपकी इंटीजर वैल्यूज है। इट इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 कांस्टेंट हो गए, ट्रू और फॉल्स। 0 मीन फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। बुलियन ट्रू वैल्यू आपकी नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू 2, 3, 4, 5 सब नॉन जीरो वैल्यू क्या होंगी, ट्रू होंगी। और जो फॉल्स है वो तो 0, एम्प्टी स्ट्रिंग भी 0, इस तरीके से। ठीक है, एक मेरे पास ना टाइप फंक्शन होता है ये देखने के लिए कि मेरा जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है।
मैंने यहाँ पर लिखा टाइप 10 टाइप फंक्शन से। अब ये 10 किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो क्लास आंसर क्या आ गया, इंट। 10.0 फ्लोट, 45.2 फ्लोट, टाइप ऑफ 0, 0 के इंटीजर वैल्यू तो ये आ गया इंट। अगर मैं ट्रू और फॉल्स लिख रही हूँ तो किस टाइप के, बुलियन टाइप के, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, बुल। नेक्स्ट इज बुल 0 तो फॉल्स, 2 कोई भी नॉन जीरो वैल्यू थी तो आपका ट्रू हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने आपको बोला ना आई नहीं लेंगे जे लेंगे यहाँ पर, तो टाइप ऑफ ए आपका क्या आया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। ए डॉट रियल लिखोगे तो 5.0 आएगा, ए डॉट इमेजिनरी IMAG लिखोगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। ठीक है, अब क्या है कि बट मैम ऑल दीज वेरिएबल्स होल्ड सिंगल डेटा वैल्यू, मतलब कि हमारे अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स लिए ना, हर एक वैल्यू में सिंगल ही वैल्यू आ रही है, सिंगल वैल्यू। मतलब ए में सिर्फ 10 आ रहा है, या एक टाइम पर 10 और 20 दो वैल्यूज नहीं आ रही है ए में। What if we want to store multiple values in a single variable? क्या ये पॉसिबल है चीज, कि अभी तक मैंने आपको क्या बोला कि ए में आपकी एक ही वैल्यू है 10। ठीक है, इवन क्या आपने दो वैल्यूज लेकर के भी देखी, आपने तो शायद ट्राई भी नहीं किया होगा, मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर ए में वैल्यू लिखी 10। ठीक है, टाइप ऑफ ए क्या है, इंटीजर है। अब अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यू ले लूँ, मैंने कहा 3 लेके देख लो, कोई एरर नहीं आ रहा है मेरे पास। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ना ट्यूपल टाइप का होता है, तो टाइप ऑफ ए लिखोगे ना तो क्या आ गया मेरे पास, टपल। टपल बोल दो, ट्यूपल बोल दो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर आपका क्या आ गया, टाइप ऑफ ए ट्यूपल टाइप की वैल्यू है, तो दैट मींस एरर तो आया नहीं। तो एक वेरिएबल में मैंने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा। ठीक है, तो ये चीज क्या आपका सीक्वेंस, बेसिकली एक वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराएं। तो ये आपके जो मैम है क्या कह रही है, यस दिस इज पॉसिबल, वी कैन यूज द सीक्वेंस डेटा टाइप। अब सीक्वेंस डेटा टाइप देखते हैं हम लोग क्या होते हैं। ठीक है, पहला डेटा टाइप हमने कौन सा पढ़ा, नंबर 1 इज नंबर, ये वाला हमने फर्स्ट पढ़ा था। नंबर में आपका क्या था, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल, ये सब। नेक्स्ट आता है मेरे पास सीक्वेंस। तो सीक्वेंस डेटा टाइप क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। ऑर्डर्ड कलेक्शन में सीक्वेंस में 0 1 2 3 4 यही नंबर्स हैं। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग होती है बेस्ड अपॉन द इंटीजर वैल्यू। तो बेसिकली 3 सीक्वेंस डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल। 3 सीक्वेंस डेटा टाइप कौन कौन से, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। अब सबसे पहले हम स्ट्रिंग देखेंगे। देखो, कोई भी चीज को अभी तक आप सिंगल कोट्स में लिखो, डबल कोट्स में लिखो या ट्रिपल कोट्स में लिखो, वो आपकी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा a इक्वल्स टू, विद इन कोट्स लिखा, चलो विद इन सिंगल कोट्स लिख देते हैं, क्लास 11। इसको हमने प्रिंट कराया इस a को। ठीक है, और टाइप ऑफ a भी मैं प्रिंट करा। ठीक है, तो इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप आ गया क्लास 11। फिर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया, या इसी को मैं डबल कोट्स में कर देती हूँ। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, सिंगल कोट्स में लो, डबल कोट्स में लो या ट्रिपल कोट्स में लो, वो आपका स्ट्रिंग ही होता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रिपल कोट्स लगा दिया। ट्रिपल कोट मतलब कि या तो सिंगल कोट्स 3 बार या डबल कोट्स 3 बार। ये मैंने डबल कोट्स 3 बार लगाया। इसी तरीके से आप चाहो तो ये सिंगल कोट्स को भी 3 बार लगा सकते हो, बट कंडीशन क्या है, जो स्टार्ट करोगे वहीं से एंड करोगे। ठीक है, अब ना ट्रिपल कोट्स को देखते ही मेरे माइंड में एक चीज आ रही है कि कमेंट जो आपके थे ना, मल्टी लाइन कमेंट, वो भी कुछ ऐसा सा ही तो था कि अगर मैं यहाँ पर कुछ मल्टी लाइन कमेंट देना है, सपोज मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स 3 वाला लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा क्लास 11 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, और क्या लिखे, हेलो। ये मैंने ट्रिपल कोट्स में लिखा। ठीक है, अब तो ये कमेंट है, मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, कमेंट है ट्रिपल कोट्स में। बट मैं कह रही हूँ ट्रिपल कोट्स में स्ट्रिंग भी होती है। अब अगर मैं इस चीज को एक वेरिएबल में डाल देती हूँ, सिंपल, मैंने क्या करा, ट्रिपल कोट्स में जो कमेंट लिखा था उसको एक वेरिएबल में डाल दिया और उसको मैं प्रिंट करा रही हूँ। उसको मैं क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट ए, और साथ में मैं क्या करा रही हूँ, टाइप ऑफ ए।
तो ध्यान से देखना, अब ये मेरी क्या हो गई, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। ये प्रैक्टिसेस क्या आ गई, ये कोड सेटअप, ये क्या आ गया मेरे पास, स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो अगर आपका जो मल्टी लाइन कमेंट है ना उसको किसी वेरिएबल में डाल दो तो स्ट्रिंग बन जाता है। और यू नो व्हाट, इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग का फायदा क्या है, जो आप लोगों ने ये मल्टीपल लाइंस में लिखा है ना, इसकी फॉर्मेटिंग में जैसा चाहो मैं वैसा कर सकती हूँ। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये वहां पर ऐसे इसी स्पेसिंग के साथ, इसी फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट होगा, सी, ठीक है। ये चीज मैं अपना उसमें नहीं कर सकती, जो आप लोगों का सिंगल कोट्स के डबल कोट में स्ट्रिंग लिखते हो ना एक लाइन में, अगर आप 3 वेरिएबल लेकर के ये चीज लिखोगे तो वो, ठीक है, वेरिएबल में स्पेस देना हो जाएगा। बट अगर मुझे कंबाइन करके लिखना तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो स्ट्रिंग है क्या, बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। दीज कैरेक्टर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ भी हो सकते हैं, स्पेसिंग, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, कुछ भी। बट या तो वो सिंगल कोट्स में होंगे, या वो डबल कोट्स में होंगे, या फिर वो ट्रिपल कोट्स में होंगे। बट कंडीशन क्या है, जिससे स्टार्ट हुआ उसी से एंड होगा। सिंगल कोट से स्टार्ट करा तो सिंगल कोट से एंड करोगी, डबल कोट से स्टार्ट किया तो वो डबल कोट से एंड करोगे। The quotes are not a part of the string. They are used to mark the beginning or end of the string for the interpreter. Means वो आपके इंटरप्रेटर को बताता है कि ये आपकी क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने स्ट्रिंग में कुछ ऐसा इंक्लूड करना, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पाइथन शेल ओपन कर लेते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया, सिंगल कोट्स में लिखा, ठीक है, मैंने लिखा स्वाति बुक, स्ट्रिंग है, सिंगल कोट में ए को प्रिंट कराऊंगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अगर आप सिंपल ए लिख के प्रिंट करा रहे तो विद कोट्स प्रिंट हो रहा है, प्रिंट फंक्शन के साथ प्रिंट कराओगे तो विदाउट कोट्स प्रिंट होगा, ठीक है। अब अगर मुझे लिखना स्वाति's बुक, स्वाति की बुक, तो मैं यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाती हूँ, ऐसे लगाती हूँ, ठीक है। कुछ गड़बड़ सा गया, आप कलर देख के ही पता लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। तो अगर आपको अपने कोट्स इसमें स्ट्रिंग में विद सिंगल कोट्स यूज करना है ना, तो आप इसको अपने स्ट्रिंग को डबल या ट्रिपल कोट्स में लिखो, फिर ये दिक्कत नहीं करेगा, फिर एक को प्रिंट करा दो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको अपने स्ट्रिंग में डबल कोट्स ऐड करना है तो सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख दो या ट्रिपल कोट्स में लिख दो। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, पाइथन लिखा डिस्प्ले करा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है लिस्ट। अब लिस्ट देखो, स्ट्रिंग की पहचान क्या है, कोट्स, सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स में आएगा। देखो ये जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो ना, लिस्ट और डिक्शनरी, आगे आके पूरे चैप्टर्स हैं, तो वहां पर ऑब्वियस सी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। लिस्ट क्या है आपका, आप इसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स अपना जो भी चीजें लिखोगे इसके अंदर वो आपकी क्या होगी, लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर आप डिफरेंट ही डेटा टाइप की वैल्यू भी ले सकते हो, लाइक एक एलिमेंट आपका इंटीजर टाइप का हो गया, एक एलिमेंट आपका फ्लोट टाइप का हो गया, एक एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से सेपरेट कर देंगे, और आइटम्स जो होंगे किसके अंदर एंक्लोज्ड है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इन लिस्ट आइटम्स में बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं। ये एक लिस्ट है, मैंने लिखा 1523.8 दिल्ली, प्रिंट करा दिया, सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्यूपल। अब ट्यूपल क्या है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कोमा और आइटम्स आर एंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। मतलब कि आपका जो लिस्ट था अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो मेरा जो ट्यूपल है वो इस तरीके से पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट में, ठीक है। ये डिफॉल्ट डेटा टाइप, अगर आप अपने एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज लिखते हो ना, उसको ये नहीं बताते हो, कोई ब्रैकेट नहीं लगाते हो, तो बाय डिफॉल्ट ट्यूपल की फॉर्म में होता है। वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज द आइटम्स इन टपल, मतलब वो आपका टपल किस टाइप का हो गया, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग, ट्यूपल और नंबर्स ये आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप है। लिस्ट और डिक्शनरी आपका म्यूटेबल डेटा टाइप। मैपिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज नहीं आएगी। देखो मैपिंग का मतलब होता है कि मुझे जैसे फोन बुक या डिक्शनरी टाइप होता है ना, कि मुझे कुछ मैप करना है, तो वो इस तरीके से, लाइक डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड और उसका मीनिंग, फिर वर्ड और उसका मीनिंग। फोन बुक में क्या होता है, नेम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, नेम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। तो डिक्शनरी भी आपका कुछ इसी टाइप से, ठीक है। तो डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर आइटम्स एंड आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये यूज होती है आप लोगों के लिए डिक्शनरी में, ठीक है। आपका जो डिक्शनरी है इसमें आपके जो वैल्यूज है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में आइटम्स स्टोर होंगी, की कॉलन उसकी वैल्यू।
देखो डिक्शनरी अगर आगे आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बिल्कुल पूरा चैप्टर है, तो वहां पर ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। द की वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग द की, मतलब ये कि सपोज करो मैंने यहाँ पर पाइथन शेल ओपन करेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल या डी नेम से डिक्शनरी किस में लोगे, कर्ली ब्रैकेट्स में लोगे, की कुछ भी लिख सकते हो। सपोज मैंने लिखा की में लिखा नेम और यहाँ पर लिख दिया नेहा, फिर मैंने लिखा की में मार्क्स और यहाँ पर उसके मार्क्स लिख दिए 98, फिर मैंने लिखा स्ट्रीम और स्ट्रीम मैंने लिख दी कॉमर्स, ठीक है। तो ये आपकी एक डिक्शनरी बन गई डी नेम से। इसको प्रिंट कराओगे, टाइप ऑफ डी लिखोगे तो आपको ये बता देगा क्या है, क्लास डिक्ट, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, लाइक इस 98 को एक्सेस करना है, तो मैं ये डिक्शनरी का नेम लिखूंगी, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट उसकी की लिखूंगी जिसकी वैल्यू को आपने क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है, दैट इज ऑपरेटर्स। नाउ सी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, ठीक है। अब आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो दैट मीन्स आपको पता है कि ये प्लस मेरा क्या है, ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई मेरा क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है, डिवाइड मेरा क्या है, ऑपरेटर है। सो एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। कुछ भी मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, तो वहां पर बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। एक टर्म मेरे पास आती है दैट इज ऑपरेंड्स, ठीक है, एक टर्म आती है मेरे पास दैट इज ऑपरेंड्स, सॉरी ऑपरेंड्स देखो क्या होता है कि जिन नंबर्स पर वो ऑपरेटर अप्लाई किया ना उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेटमेंट है दैट इज a प्लस बी। अब ये प्लस तो आपका ऑपरेटर हो गया, ठीक है, a और b आपके क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए, a और b आपके क्या हो गए, ऑपरेंड। इन दिस एग्जांपल 10 प्लस 20, तो प्लस तो आपका क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, 10 एंड 20 आप लोगों के क्या हो गए, ऑपरेंड्स। मीन्स मैं किन नंबर्स पर या किस वेरिएबल पर वो ऑपरेटर अप्लाई कर रही हूँ ना, वो नंबर्स या वेरिएबल्स आप लोगों के क्या हो गए, ऑपरेंड। नेक्स्ट मेरे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप लोगों के वो ऑपरेटर्स हैं जिसमें आप बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो पाइथन सपोर्ट्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टू परफॉर्म 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और आप साथ में कह सकते हैं ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, प्लस हमारे पास और भी होते हैं, ठीक है। प्लस आप लोगों को पता है सिंपली ऐड करना दो नंबर्स को, माइनस आप लोगों को पता है सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। फिर आता है मेरे पास मल्टीप्लाई, आप लोगों को पता है। डिवीजन क्या है कि जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो डिवीजन ऑपरेटर है ना, ये मुझे आंसर हमेशा किस में देता है, पॉइंट्स में देता है, ठीक है। पाइथन शेल ही ओपन करेंगे इसके लिए अगेन हम। सो यहाँ पर हमारा हो गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10 प्लस 2, ये एडिशन हो गया, 2 माइनस 9 माइनस 7 सब्ट्रैक्शन हो गया, माइनस 8 इंटू माइनस 9 72, जैसे मैथ्स में प्लस माइनस का खेल होता है ना, वही सेम चीज है, मल्टीप्लाई हो गया। डिवीजन के केस में सपोज मैंने लिखा 12 डिवाइड 13 लिखते हैं, 13 डिवाइड बाई 2, तो 6.52, 6 12 और 5, ठीक है। फिर सपोज मैंने लिखा 12 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 6.0। मतलब जो मेरा डिवीजन ऑपरेटर है ना, ये मुझे एक तो क्वोशिएंट दे रहा है जब मैं डिवाइड कर रही हूँ, और आंसर हमेशा पॉइंट्स में आ रहा है, आंसर हमेशा डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। अगर मेरे पास मीन्स के कोई पॉइंट नहीं भी है तो पॉइंट 0 लगा करके दे देगा, ठीक है। प्रिसीजन को पूरी रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10 डिवाइड बाई 3, तो 3.333 अप टू ये ऐसे देगा, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। डिवीजन के बाद एक मेरे पास आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, रिमाइंडर देता है,
मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस में m, रिमाइंडर में m, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर मुझे क्या देगा, रिमाइंडर देगा, ठीक है। अब मैंने लिखा 10 मॉड्यूलस 2, 2 5 से 10 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो आंसर विल बी 0। मैंने लिखा 10 मॉड्यूलस 3, अब करो जरा 10 को डिवाइड करो 3 से, 3 से 9 होता है, तो 10 माइनस 9 1, तो रिमाइंडर विल बी 1, तो आंसर इज 1, ठीक है। ये हो गया आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। एक मेरे पास आता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। कौन सा आता है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में क्या है, बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने बोला 10 फ्लोर डिवीजन 3। अब देखो ये मुझे क्वेश्चन दे रहा है 3 3 सा 9, ठीक है, 3 ठीक है, तो ये मुझे क्या दे रहा है क्वेश्चन। और कोई देख लो, मैंने लिखा 10 फ्लोर डिवीजन डबल स्लैश आएंगे इसमें 2, तो 2 5 सा 10, और अगर मैं लिख रही हूँ 10 डिवीजन 2 तो 2 5.0, ठीक है। अपना कई जगहों पर पढ़ोगे कि आपका जो फ्लोर डिवीजन ऑफ आंसर हमेशा इंटीजर देते हैं, इसलिए हम इसको इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं, बट ये हमेशा आंसर इंटीजर फॉर्म में नहीं देता है, ये अपना आंसर हमेशा इंटीजर फॉर्म में नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने लिखा 10.5 फ्लोर डिवीजन 2, अब देखो 2 5 से 10, 5 के आगे जो भी पॉइंट 1 2 3 आएगा, बट ये पॉइंट 0 करके दे देगा, ये मुझे क्या करके दे देगा, पॉइंट 0, पॉइंट का कि डिजिट नहीं देगा बट पॉइंट 0 जरूर लगा देगा, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन डिवीजन में ये डिफरेंस है। एक लास्ट मेरे पास होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, आपको पता है पावर वाला, डबल स्टार इसका साइन है। मैंने लिखा 2 डबल स्टार 3, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3, दैट इज 2 टू द 4 2 द 8। मैंने लिखा 3 डबल स्टार 4, तो दैट मीन्स 3 की पावर 4, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स में मेरे पास बेसिकली कौन कौन से आते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, राइट। जब मुझे कोई चीज को कंपेयर करना है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, हमारा रिलेशन ऑपरेटर्स। नाउ सी द डेफिनेशन, रिलेशन ऑपरेटर्स कौन कौन से मेरे पास, इसकी डेफिनेशन क्या है, रिलेशन ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड्स ऑन इट्स आइदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग देम, मींस वो बड़ा है छोटा है, जो कंपैरिजन करते हैं ना वो चीज। नाउ सी कि मेरे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो लेस देन क्या चेक करेगा कि वो जो वेरिएबल है वो, हाँ फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 52 लेस देन 86, लेस देन 86, तो 52 छोटा है ना 86 से, जो ऐसे L वाला साइन बन रहा है ना वो लेस देन का है, ठीक है। तो 52 लेस देन 86 ट्रू। फिर मैंने लिखा 14 लेस देन 85, क्या 14 लेस 85 से, नो, तो आंसर इज फॉल्स। मैंने लिखा 10 लेस देन 10, फॉल्स, ठीक है। एक लेस देन होता है, एक लेस देन इक्वल्स टू, मैंने लिखा 45 लेस देन इक्वल्स टू 55, 45 जब वो या तो लेस हो या फिर उसके इक्वल हो, लेस देन और इक्वल्स टू 55, तो लेस तो है ना, तो ट्रू। सिमिलरली मैंने लिखा 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, या तो लेस हो या इक्वल हो, 10 10 की इक्वल है तो आंसर इज ट्रू। सेम आपका ग्रेटर के केस में मैंने लिखा 41 ग्रेटर देन 85, फॉल्स, 1 ग्रेटर देन -9, ट्रू। और हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर लो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ट्रू, ठीक है। एक होता है डबल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू मीन्स मैंने लिखा 10 डबल इक्वल्स टू 10, ट्रू, कि अगर वो दोनों इक्वल है ना तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। मैंने लिखा 4 डबल इक्वल्स टू 6, क्या 4 6 के इक्वल है, नो, तो आंसर इज फॉल्स। अच्छा मैंने लिखा 2 डबल इक्वल्स टू 2.0, क्या 2 और 2.0 इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो आंसर इज ट्रू। और ठीक है, और एक होता है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है ये एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल्स टू, तो 4 नॉट इक्वल्स टू 5, 4 5 के इक्वल नहीं है ना, 4 नॉट इक्वल्स टू 5, तो आंसर इज ट्रू। फिर मैंने लिखा 4 नॉट इक्वल्स टू 4, क्या 4 4 के इक्वल नहीं है, वो तो इक्वल है, तो आंसर इज फॉल्स। तो इस तरीके से हमारे जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, फिर हो गया आपका ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ये आपके 6 क्या होगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स।
अब देखो जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस कि बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके बेस पर ही मुझे इवैल्यूएट करके ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक है, तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है मेरे पास, एक एंड, एक और एक नॉट। ठीक है, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड और नॉट। देखो एंड का क्या काम है और का क्या काम है, नॉट तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब एंड को आप लोग कह सकते हो मल्टीप्लाई से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि डॉट मल्टीप्लाई से, और को कंपेयर कर सकते हो प्लस के साथ। कंपेयर मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। अब देखो एंड के केस में मैंने आपको क्या बोला, किससे कंपेयर करो इसको, मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई से मतलब देखो ट्रू को मैं 1 दे रही हूँ, फॉल्स को मैं 0 ले रही हूँ। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन है कि ये कोई कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर सारे के सारे 1 है मीन्स ट्रू है, आंसर तभी 1 आएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0, यानी कि फॉल्स। तो इसलिए एंड को हम कंपेयर करते हैं मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई के केस में क्या है, अगर सारे 1 है तभी आंसर 1 आएगा, एक भी कंडीशन 0 है यानी कि फॉल्स है तो आंसर इज 0। और के केस में क्या होता है, प्लस से कंपेयर करो, अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तभी आंसर फॉल्स आएगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। सारी ट्रू है ऑब्वियसली तो भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना ना कंडीशन लेंगे अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स की। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ना मैं 2-3 कंडीशन ले लेती हूँ। मैंने एक ए की वैल्यू ले लेती हूँ, a equals to 5, b equals to 3, c equals to 8 and d equals to 50। ठीक है, मैंने लिखा a greater than b and c greater than d। अब देखो ये वाली कंडीशन, a greater than b, a की वैल्यू क्या है 5, क्या 5 ग्रेटर है 3 से, 5 greater than 3 ट्रू, एंड c greater than d, c की वैल्यू क्या 8 ग्रेटर है 50 से, नो दैट मीन्स फॉल्स। और एंड का केस है एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर इज फॉल्स। अगर मैं यहीं पर और लगा देती, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है ना, और क्या कहते हैं कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर इज ट्रू, सेम सिंपल। नॉट क्या करते हैं बेटा, ट्रू को फॉल्स कर देते, फॉल्स को ट्रू कर देते, लाइक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो अगर इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूंगी तो ये आंसर मुझे फॉल्स दे देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, जस्ट लाइक योर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें मैंने 2 कंडीशंस ली, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। एंड क्या कह रहा है, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, मींस दोनों कंडीशंस ट्रू है तो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, अगर कोई भी ट्रू है तो आंसर इज ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, नॉट यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। num1 एक, ये देखो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, num1 में वैल्यू क्या गई 10, नॉट num1 डबल इक्वल्स टू 20, मतलब कि num1 के 20 के इक्वल है 10 डबल इक्वल्स टू 20 फॉल्स, तो ये नॉट इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपका चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि अगर आपको सपोज, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पर एग्जांपल देखो, एक तो इक्वल्स टू हो गया जो वैल्यू असाइन करता है, एक जैसे मैंने लिखा ना num1 इक्वल्स टू 2, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। एक हो गया फॉर एग्जांपल मैं कई बार लिखती हूँ ना a इक्वल्स टू a प्लस 1, इक्वल्स टू के लेफ्ट में और राइट में सेम ऑपरेंड है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, क्या बोलोगे, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये किसी भी ऑपरेटर के साथ हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके से, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। तो ये जनरली कब बेनिफिशियल है, मैंने सपोज लिखना है यहाँ पर x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 5, तो मैं क्या लिख दूंगी, x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करते हैं कि आपका जो वेरिएबल है ना उसका मेंबर है या नहीं है, लिस्ट का, स्ट्रिंग का, इस तरीके से। ठीक है, अगर वो उसका मेंबर है तो आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स है, इन और नॉट इन। ठीक है, कौन कौन से, इन और नॉट इन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, एक वेरिएबल लिया, इसमें स्ट्रिंग लिखा मैंने पाइथन। ठीक है,
अब मैंने लिखा टी इन एस, या फिर यहीं पर आप पाइथन लिख दो, एक ही बात है। क्या इस पाइथन में टी आ रहा है? ट्रू आ रहा है। अगर मैं लिखूं कुछ और कैरेक्टर लिख दूं, सपोज मैंने लिखा एस, एस इन पाइथन नहीं आ रहा, फॉल्स। सेम मेरा लिस्ट के साथ है जी, आप एक वेरिएबल लेके भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिस्ट लिखी, अब लिस्ट में मैंने बोला 11 इन एल, आ रहा है 11, ट्रू। मैंने लिखा 88 इन एल, 88 नहीं आ रहा, फॉल्स। ठीक है, मैं लिख रही हूँ 11 इन एल, फॉल्स। 11 इंटीजर वाला आ रहा है, स्ट्रिंग वाला नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है। एक होता है नॉट इन, नॉट इन इसका रिवर्स है। लाइक मैंने लिखा 11 इन एल, 11 नहीं है एल में, तो फॉल्स आ गया। मैं लिख रही हूँ 11 नॉट इन एल, 11 एल में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या आ गया? ट्रू। तो एक इन हो गया और एक मेरा क्या हो गया? नॉट इन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो यहाँ पर क्या होते हैं, अपना जो ऑपरेटर्स है वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स है ना, उसको आपने किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, वो आपका किसके अंडर आता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। किस सीक्वेंस, मतलब जैसे मैथ्स में बोर्ड मास का रूल लगाते हो ना, सेम इसमें हम लोग कैसे रूल लगाते हैं, किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। राइट, सो ये आपका प्रेसिडेंस का चार्ट है, इसको बहुत ध्यान से देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है दैट इज ऑफ पैरेंथेसिस ऑपरेटर की है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट्स जो होंगे उसमें सॉल्व करोगे, फिर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, फिर पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, प्लस माइनस एक्स होता है, उसको सॉल्व कर दोगे। फिर यहाँ पर आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन को छोड़ करके जो है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फॉर डिवीजन और मॉड्यूलस, रिमाइंडर मतलब वो मॉड्यूलस ऑपरेटर, इनके प्रेसिडेंस सेम लेवल पर है। फिर नेक्स्ट में आपका आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर आपके आते हैं ये सारे के सारे रिलेशन ऑपरेटर्स, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, इज और इज नॉट। ठीक है, इज और इज नॉट आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है। नॉट एक्स एंड मींस आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट एंड और। तो सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी आ रही है मेरे पास फिलहाल? और ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशिएशन, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर रिलेशन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल में नॉट एंड और। ठीक है, सो अगर आपके प्रेसिडेंस क्या है? सेम है, तो हम एक ना एसोसिएटिविटी रूल होता है। कौन सा रूल होता है? एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी रूल क्या कहते हैं कि हम उसको किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 4 - 9 प्लस 5। ठीक है, अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। मैथ्स में तो कैसे होता है, बोर्ड मैथ्स रूल है, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैं अपना एसोसिएटिविटी का रूल लगाऊंगी, मींस प्लस और माइनस दोनों के प्रेसिडेंस क्या है? सेम है, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर लो, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन की एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट है। तो 4 - 9 इज -5, -5 + 5 इज 0। राइट, सो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया? 0। जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे। एसोसिएटिव मतलब कि अगर ये एक साथ आ गए ना सारे ऑपरेटर्स, लाइक आपका दिस वन कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, ये एक ही साथ आ गए, तो आप इनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे। जो लेफ्ट टू राइट जो पहले लेफ्ट में आ रहा है उसको पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, एक्सेप्ट योर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, कि आपका जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है ना उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। मतलब मैंने लिखा 2 * 3। अब ये 2 की पावर 2 नहीं हो रहा है पहले, मीन्स 2 की पावर 2 विल बी 4, 4 की पावर 3 इज 64। बट ये ऐसे नहीं सॉल्व हो रहा है, ये क्या सॉल्व हो रहा है? राइट टू लेफ्ट। पहले 2 की पावर 3 सॉल्व होगा, राइट, 2 * 2 = 4, 2 * 8। अब 2 की पावर 8 क्या होता है? 256। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। तो एक्सपोनेंशिएशन क्या, एसोसिएटिविटी क्या आपकी? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के, एग्जाम में आ जाते हैं काफी बार। तो 7 × 8 डिवाइड बाय 8 फ्लोर डिवीजन 2। अब देखो मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, तीनों के प्रेसिडेंस सेम है, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर दो। 8 × 7 सॉल्व कर दो, 56, डिवाइड 8 फ्लोर डिवीजन 2।
अब 56 डिवाइड बाई 8 कर दो, डिवीजन ऑपरेटर है, आंसर हमेशा किस में देगा, डेसिमल में देगा। तो 87 का 56 होता है 7.0, फ्लोर डिवीजन 2, तो 2 3 का 6 होता है, आंसर इज 3.0। नेक्स्ट देखो ये लेंथ फंक्शन है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, हेलो वाली स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, 5, तो आंसर इज 5। डबल इक्वल्स टू, यस सॉल्व को सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। अब डबल इक्वल्स टू डिवाइड और डिवाइड, तो पहले मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर के प्रेसिडेंस है, तो पहले आप इनको सॉल्व करोगे। तो 25 डिवाइड बाय 5, 5 5 से 25, 5.0, और ये 10 2 से 20, 2.0, ठीक है। अब रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर में प्रेसिडेंस रिलेशनल की ज्यादा है, तो पहले इसको सॉल्व करोगे। 5 डबल इक्वल्स टू 5.0 के ट्रू और 2.0, और ऑपरेटर है, एक भी कंडीशन ट्रू, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्रू, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके देखना, फिर देखना कि आपका जो है वो आंसर टैली करना कि सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपकी आईपी की प्लेलिस्ट में कुछ और भी वीडियोस हैं जो सीएस और आईपी का कंटेंट सेम है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, वो भी ऐड ऑन कर दूंगी, तो आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा, वो वीडियोस भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ तक जो आपका ऑपरेटर्स वाला टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। अब देखो इनपुट और आउटपुट में क्या है, यहाँ पर हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस नहीं पढ़ने वाले हैं, बट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को यूज करके हम अपना यूजर जो वो इनपुट कैसे देते हैं, उसका आउटपुट कैसे मिलता है, वो हम देखने वाले हैं। मतलब कि अभी तक जैसे हमने सपोज सिंपल प्रोग्राम बनाया था एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, उसमें मैंने दोनों नंबर्स की वैल्यू को फिक्स रख दिया था, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर न्यू फाइल पर गई, स्क्रिप्ट मोड में इसको ओपन किया, एंड आई हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक वेरिएबल लूंगी num1, उसमें वैल्यू डाल दी 50, फिर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ num2, मैंने वैल्यू डाल दी 80, एंड फिर मैं लिख रही हूँ एड इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ एडिशन दैट इज एड, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। ये सिंपल प्रोग्राम है आप लोगों का टू फाइंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 80 प्लस 50 130 आ गया। अब अगर मुझे कोई और नंबर्स का सम करना है, लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड 50 प्लस 70, तो मुझे यहाँ पर 70 चेंज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करूंगी, आउटपुट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ये क्या हो रहा है, हर बार मैं अपने प्रोग्राम में चेंज कर रही हूँ, बट जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स पर वर्क करते हैं, तो वहां पर मैं अपने सोर्स कोड यानी कि प्रोग्राम में नहीं चेंज करने वाली हूँ। वहां पर जब मैं एक जनरल प्रोग्राम बनाऊंगी कि यूजर कोई भी 2 नंबर एंटर करे वो ऐड हो जाए, तो दैट मीन्स मुझे वहां पर यूजर से क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, इनपुट। तो इनपुट लेने अगर मुझे यूजर से, तो उसके लिए मेरे पास इनपुट फंक्शन है, ठीक है। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। सो देखो इनपुट फंक्शन है, आई स्मॉल है और आगे पैरेंथेसिस, जिस भी वर्ड के आगे ब्रैकेट आ जाए दैट मीन्स वो आपका क्या है, फंक्शन। इनपुट फंक्शन इज यूज्ड फॉर टेकिंग वैल्यूज एंटर्ड बाय द इनपुट डिवाइस सच एज अ कीबोर्ड। अब देखो यूजर जो भी नंबर्स एंटर करेगा, जो उसको ऐड करने किसके थ्रू करेगा, कीबोर्ड के थ्रू ही करेगा। द इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर द डेटा, कि तुम एंटर करो डेटा, वो यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहा है, बता रहा है। और जितने भी मीन्स आप लोग कुछ भी इनपुट करा सकते हो, चाहे वो आपके अल्फाबेट्स हो, नंबर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, किसी भी फॉर्म में आप अपना जो नंबर इनपुट करा सकते हो। नेक्स्ट देखो इसका जो सिंटेक्स है दैट इज वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट प्रॉम्प्ट। मतलब देखो ये तो इनपुट फंक्शन हो गया, ठीक है। जो भी यूजर इनपुट ले करेगा वो मैं किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी, ठीक है। ये चीज क्या है, देखो प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये num1 में 50 था ना, अब 50 ना लिख करके मैंने इनपुट फंक्शन लगा दिया, ठीक है। num2 में भी मैंने कुछ ना लिख करके इनपुट फंक्शन लगा दिया। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, यहाँ पर देखो कर्सर आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 12, ये 12 किस में चला जाएगा, num1 में। सेकंड एंटर किया 36, किस में चला गया, अभी 1 2 3 6 क्या मैं भी बताऊंगी, ठीक है। आउटपुट आ गया। अब क्या है मेरे पास, उसने कुछ ऐसा नहीं बोला, मैं जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया जस्ट मेरे पास एक कर्सर ब्लिंक होता हुआ आ गया। अब मुझे कैसे पता है यहाँ कोई नंबर एंटर करना है, क्या एंटर करना है, क्या वो मुझसे मांगना चाह रहा है, कुछ मांग भी रहा है, नहीं भी मांग रहा। सो वहां पर आपका काम करता है प्रॉम्प्ट। मतलब
मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि मुझे क्या प्रॉम्प्ट करने की, क्या मैसेज डिस्प्ले कराने। तो मैंने यहाँ लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, देखो विद इन कोट्स जो आप कुछ भी लिखोगे ना वो आपका एज इट इज प्रिंट होगा। इनपुट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा, तो विद इन कोट्स आप जो भी लिखोगे वो आपका एज इट इज प्रिंट होगा। अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक कर देते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो एज इट इज गलत मिस्टेक से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर किया, ठीक है। अभी इस पर मत जाना कि एडिशन क्या हो रहा है, 2 3 5 4 क्यों आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, मेरा आंसर आ गया। अब देखो मैंने जो इनपुट फंक्शन लिखा है ना, यूजर्स इनपुट ले रहा है, प्रॉम्प्ट समझ में आ गया क्या कहाँ पर वो डिस्प्ले करा रहा है। और जो भी आप नंबर एंटर करा रहे हो किस में आ रहा है, फर्स्ट नंबर num1 में, सेकेंड नंबर num2, ठीक है। अब जो मेरा इनपुट फंक्शन है ना, वो आप चाहे किसी भी टाइप की वैल्यू एंटर कर लो, उसको स्ट्रिंग टाइप कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला, क्या मतलब इस चीज का, मतलब ये कि मैंने तो नंबर इंटीजर फॉर्म में डाला, मैंने नंबर 12 22 इंटीजर फॉर्म में डाला, बट इंटरनली वो आप ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रिंग टाइप में। कैसे कन्वर्ट हो रहा है मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरे पास तो टाइप नेम से फंक्शन है, मैं पता लगा सकती हूँ num1 किस टाइप का है, मैं पता लगा सकती हूँ मेरे टाइप फंक्शन के थ्रू कि मेरे पास जो num2 वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसकी डेटा टाइप क्या है। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 12, मैंने अपनी तरफ से इंटीजर टाइप का डाला ना, और सेकेंड नंबर मैंने एंटर किया लेट्स सपोज 23। अब टाइप में देखो ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। तो प्लस ऑपरेटर जो है ना बेसिकली वहां पर हमारे जो नंबर्स है उसको स्ट्रिंग की फॉर्म उसको कंकैटिनेट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, 1 2 2 3 इस तरीके से, ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो मेरे पास ना एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पूरे के आगे इंट फंक्शन लगा दूंगी, ठीक है। देखो या तो आप क्या करोगे, ये num1 आपका स्ट्रिंग टाइप का है ना, इसको मैं इंट फंक्शन लगा करके यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, हो गया इंटीजर में कन्वर्ट, ठीक है। अब जरा एग्जीक्यूट करें, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, आंसर सही आया। या फिर अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, इंट फंक्शन यहाँ ना यूज करके यहाँ यूज कर लो, जो आपको मोस्टली बुक्स वगैरह में दिखेगा कि मैंने यहाँ पर इंट फंक्शन यूज करा, ये पूरी की पूरी चीज इंटीजर में डाल दो। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करेगा जो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा इनपुट फंक्शन के थ्रू, इंट फंक्शन मेरा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अगेन इंट फंक्शन, ठीक है। अब ये दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो गए, फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर किया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप कमेंट भी लिख सकते हो हैश करके, सिंपल लिख देते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया, इनपुट फंक्शन। अब आउटपुट फंक्शन में जो डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा फंक्शन है मेरे पास, प्रिंट फंक्शन। ओके, सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनपुट फंक्शन हो गया, ये प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इट इज अ स्ट्रिंग वे में लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग द इनपुट। मैं इनपुट ले रही थी, उससे पहले एक स्क्रीन आई थी, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, वो मैं प्रॉम्प्ट उसको बोल रहे हैं, वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, इनपुट फंक्शन। बट इट इज ऑप्शनल, मैंने बताया ना, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सिंपल ब्लैंक सा कर्सर आ जाता है। द इनपुट टेक्स एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्ट्रिंग। इनपुट फंक्शन आपका हमेशा किस टाइप की वैल्यू देगा, स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। सो मेरे पास बाकी फंक्शंस हैं इंट फ्लोट, इनमें मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आता है मेरे पास प्रिंट फंक्शन। पाइथन यूजेस द प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट द डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस द स्क्रीन। मतलब अगर मुझे स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगी, प्रिंट फंक्शन। द फंक्शन प्रिंट इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन, कि वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट भी कर लेता है बिफोर डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। अब इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने यहाँ से पाइथन शेल ओपन रन किया, शेल मीन्स ये आपका इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। मैंने इसको बोला प्रिंट 5 + 6,
अब इसको डिस्प्ले कराने से पहले इवेल्युएट भी कर रहा है, दैट इज 11, फिर आंसर दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर उसमें कोई एक्सप्रेशन है तो प्रिंट फंक्शन उसको इवेल्युएट भी करेगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है इसमें डिबगिंग। अब देखो डिबगिंग का मतलब क्या होता है, आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर हो, इवन चाहे आप स्टार्टिंग स्टेज पर ना भी हो, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमसे मिस्टेक जरूर होती है, उसमें हमसे मिस्टेक जरूर होती है, ठीक है। इवन जो चीज आपको आती है, आप नोटबुक में भी कई बार क्वेश्चंस लिखते हो, आती है, फिर भी मिस्टेक हो जाती है, कट करते हो, दोबारा लिखते हो, व्हाइटनर यूज करते हो, ठीक है, सो चीजें हैं उसकी भी। बट प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या होता है, एरर्स। क्या होता है मेरे पास, एरर्स, यानी कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें मेरे पास कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। अब वो मिस्टेक्स आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है, 3 टाइप की है बेसिकली। ड्यू टू एरर्स अ प्रोग्राम मे नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट, कि जब आपके प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर होगा ना, तो आपका या तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, या फिर हो सकता है एग्जीक्यूट हो जाए बट वो मुझे गलत आंसर दे, ठीक है। सो वी आर हैविंग बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप्स के एरर हैं, 3। कौन कौन से? सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, ठीक है। सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे सिंटेक्स एरर क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, रूल्स। देखो कोई भी लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। अगर मैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स है, लाइक आप कह सकते हो आई इज गोइंग टू पार्क, ऐसा नहीं बोल सकते, आई के साथ एम यूज करोगे, ठीक है। ये एक रूल है कि आपको कौन सा टेंस यूज करना है, किसके आगे क्या यूज करना है, इस तरीके से। कहाँ आपने पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज के कुछ अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, सी, C++, जावा, .NET, C#, पाइथन, इन सब के कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं। तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। तो दैट मीन्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ सिंटेक्स होता है जिसको हमें फॉलो करना है। अगर आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के जो सिंटेक्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो आपका जो एरर जनरेट होगा दैट इज नोन एज योर सिंटेक्स एरर। कौन सा एरर होगा, सिंटेक्स एरर। Like any programming language, Python has rules that determine how a program is to be written. This is called a syntax. जो हमारे Python का interpreter है, can interpret a statement or a program only if it is syntactically correct. अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी सिंटेक्स एरर है, कोई मिस्टेक है, सिंटेक्टिकली इनकरेक्ट है, तो मेरा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो बता देगा कि ये मिस्टेक है। जब तक आप एरर को रिमूव नहीं करोगे वो आगे इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 2 नंबर्स ऐड करने, आपने लिखा 10 + 12, ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा दी, क्लोजिंग नहीं लगाई, तो ये सिंटेक्स एरर है, ठीक है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सिंटेक्स एरर के। फॉर एग्जाम्पल एक बार तो आपको यही करके दिखा दूं, चाहे तो उसको विदाउट ब्रैकेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये आपका सिंटेक्स एरर जनरेट करे, दैट वाज नेवर क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा सपोज करो मैंने यहाँ से ये ब्रैकेट हटा दी, ठीक है, ये आपको एरर बता रहा है। इसको मैंने करेक्ट किया, फिर सपोज मैंने इसकी ब्रैकेट हटा दी, ये भी आपका देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आपका सिंटेक्स एरर जनरेट हुआ, ठीक है। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर ना स्पेलिंग गलत कर रही हूँ, इसकी नहीं करते, इसकी करते थे। पाइथन आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसको और हटा दे करी। पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, फर्स्ट और सेकंड लाइन में और थर्ड तक भी। तो मैंने ये फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर किया, फिर ये मुझे एरर दे रहा प्रिंट ऐड। क्यों? क्योंकि मेरा पाइथन इंटरप्रेटर है, पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं चेक कर रहा, लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। सो ये आपको दिखा रहा है कि नेम ऐड इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ऐड, वैसे तुम्हारा मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको काफी सारे क्या दिखा दिए हैं, सिंटेक्स एरर, ठीक है। आप सपोज यहाँ से ये मैंने अगर कोट्स हटा देती हूँ तो ये भी आपका सिंटेक्स एरर आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग के रूल्स है ना कि ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट हुई है तो क्लोज होगी, डबल कोट स्टार्ट हुआ है तो क्लोज होंगे, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सिंटेक्स एरर, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट टाइप के एरर एक चीज और है इसमें, आई थिंक या इफ
any syntax error is present, the interpreter shows error messages or stops the execution there. Such errors need to be removed before execution of the program. जब तक आप अपने प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर को रिमूव नहीं कर देते आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, अगर मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया, बाय चांस भूल गई, सिंटेक्स एरर है, तो जब तक मैं उसको करेक्ट ना कर लूं मेरा पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. डन. नेक्स्ट सेकेंड टाइप के एरर आते हैं मेरे पास लॉजिकल एरर. ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, मीन्स आपको आइडिया रहेगा कि हाँ एवरेज वाला एग्जाम्पल आपका लॉजिकल एरर के लिए है. ये पैरेंथेसिस ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, ये आपका सिंटेक्स एरर का एग्जाम्पल है. ठीक है, आपको एक आइडिया सा हो जाएगा. एग्जाम देने बैठोगे ना, स्लाइड्स याद आएंगी तो ध्यान रहेगा हाँ ये इसका एग्जाम्पल था. ठीक है, अब देखो लॉजिकल एरर क्या कहते हैं. लॉजिकल एरर ये कहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है ना उसके सिंटेक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, बट प्रोग्राम के लॉजिक में मिस्टेक है. अब लॉजिक में मिस्टेक मतलब, अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम है ना मेरे पास, अब मुझे एडिशन ना करके ना मुझे एवरेज निकालना. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज ऑफ टू नंबर्स. तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो. मैंने यही करा, दो नंबर्स को ऐड करा, 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करो. वेरिएबल नेम्स अगर ऐड लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं मीनिंगफुल नेम्स लिख देती हूँ. और इस बार मैं इसको डबल कोट्स में ऐसे लिख देती हूँ, एवरेज इक्वल्स टू और AVG. इसका क्या मतलब है बेटा कि जो प्रिंट फंक्शन में विद इन कोट्स लिखा हुआ ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो आएगी AVG वेरिएबल की ये प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, सो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया. अब मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया और अब मैंने सेकेंड नंबर एंटर किया. ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करो, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3 कितना आना चाहिए 3.0, बट मेरा एवरेज कितना आ रहा है 4.0. गलत आ रहा है, बट उसने मुझे कुछ नहीं बताया. सिंटेक्स में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो दैट मीन्स प्रोग्राम के लॉजिक में गलत है. ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी पड़े. अब देखो किसी को अगर नहीं पता कि क्या मिस्टेक आ रही है, सिंपल से एवरेज निकालनी है, दो नंबर्स ऐड करे, 2 से डिवाइड कर दिया. अब किसी को लग रहा है कि हाँ यही लॉजिक है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ मिस्टेक है, कहाँ पर एरर फाइंड आउट करें हम, कहाँ दिक्कत कर दी, तो ये आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं जिसको फाइंड आउट करना भी मुश्किल होता है. ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट मेथड है इसको लिखने का, दैट इज विद इन ब्रैकेट्स में इसको लिख दूं, विद इन ब्रैकेट्स में इसको लिख दूं. अब ये सही आ जाएगा. फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर 4, अब एवरेज आ गया 3.0. राइट, सो दीज आर योर लॉजिकल एरर्स की जब आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक में मिस्टेक करते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल दीजिए. ठीक है, अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, आई थिंक 2πr. अब अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता, तुम्हें फॉर्मूला पता 4πr, तो कैलकुलेट वो हो जाएगा, बट वो लॉजिक में मिस्टेक है. तो दीज आर योर लॉजिकल एरर्स. ठीक है, डेफिनेशन देखिए, अ लॉजिकल एरर डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन तो स्टॉप होने के आंसर गलत है, बट उसने दिखाया मुझे 4.0, बट द प्रोग्राम बिहेव्स इनकरेक्टली और प्रोड्यूसेस अनडिजायर्ड या फिर रॉन्ग आउटपुट, वो मुझे दिखाएगा. ठीक है, अब जो ये वाले लॉजिकल एरर्स वाले प्रोग्राम होते हैं ना, इंटरप्रेटर इसको मीन्स कुछ एरर नहीं दिखाता मुझे, जबकि एरर इसमें होता है वो लॉजिक में मिस्टेक होता है, बट मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर नहीं दिखाता ये चीज, तो इसलिए इसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, मुझे खुद से देखना पड़ेगा. एग्जाम्पल इसमें वही एवरेज का गिवन है कि मुझे दो नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये आपका क्या है, लॉजिकल एरर है. मुझे क्या लिखना है, ऐसे लिखना है. ठीक है, सो प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा, ये डिसीजन जो राइट डिसीजन है ना वो किसको लेना है, आप लोगों को, दैट मीन्स प्रोग्रामर को, दैट मीन्स हमारे यूजर. राइट, लास्ट टाइप ऑफ एरर इसमें आता है मेरे पास रन टाइम एरर. कौन सा एरर है, रन टाइम एरर. अब देखो रन टाइम एरर क्या कहता है कि आपके प्रोग्राम के सिंटेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रोग्राम का लॉजिक भी ठीक है, बट फिर भी आपका प्रोग्राम कई बार कुछ वैल्यूज पर कुछ गलत सा बिहेव कर रहे हैं. अब इसका मतलब क्या है, देखो अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. मैंने कहा कि मुझे डिवीजन का प्रोग्राम बनाना. ठीक है, आपने फर्स्ट नंबर एंटर कराया, आपने सेकेंड नंबर एंटर कराया, यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम ले लिया div और चिकन, दोनों को डिवाइड करा. डिवीजन के लिए मैं क्या करूं, num1 डिवाइड बाय num2. ठीक है, और अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ. ठीक है ना,
अब देखो अगर मैं इसी प्रोग्राम की बात करूं, सिंटेक्स एरर इस प्रोग्राम में क्या होगा, मैंने ये डबल कोट्स हटा दी, एग्जीक्यूट करा तो ये मेरे पास सिंटेक्स एरर आ गया, पता लग गया। लॉजिक एरर्स कौन से होते हैं भाई, मैंने यहाँ पर डिवाइड करना था और इसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, कुछ भी ये परसेंटेज का साइन लगा दिया, ठीक है। अब ये लॉजिकल एरर है कि मैंने क्या करा, 15 और 3 आंसर आ गया 0, बल्कि 5 आना चाहिए, ठीक है, वो रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर का आंसर आ रहा है, तो आपका प्रोग्राम का ये लॉजिकल एरर हो गया। अब मैंने लिखा दिस डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। अब मेरे प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर भी नहीं है, अब मेरे प्रोग्राम में कोई लॉजिक में भी मिस्टेक नहीं है, बिकॉज मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा 15, इसको डिवाइड कर दो 3 से, आंसर इज 5, 3 5 से 15, 5.0, डिवीजन ऑपरेटर है 0.0 आंसर देगा, पॉइंट्स में देगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम का सिंटेक्स भी करेक्ट है, मेरे प्रोग्राम का लॉजिक भी करेक्ट है, बट इसमें रन टाइम एरर है। रन टाइम मतलब कि मैं जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ ना, कुछ वैल्यूज पर एक गलत आंसर मीन्स इन अप्रोप्रिएट बिहेव करेगा। मैंने नंबर एंटर करा बच्चे 12, सेकेंड नंबर एंटर करा 0, ठीक है। अब यहाँ पर एरर आ गया डिवीजन बाय 0, बिकॉज मैं अपने प्रोग्राम मीन्स किसी भी नंबर को 0 से नहीं डिवाइड कर सकती, ठीक है, मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा एरर है, रन टाइम एरर, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके रन टाइम एरर्स होते हैं ना, इसको हम लोग एक्सेप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस हैंडलिंग वो कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने 3 टाइप के एरर्स पढ़ लिए, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर हो गए। और हमारा टॉपिक क्या था स्टार्टिंग में, ध्यान है, डिबगिंग। हमारा टॉपिक का नेम क्या था जो हमने स्टार्ट किया था अभी एरर पढ़ने से पहले, दैट इज डिबगिंग। अब देखो डिबगिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग लॉजिकल और रन टाइम एरर्स इज कॉल्ड डिबगिंग। जो आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर की बात नहीं हो रही है, लॉजिकल एरर्स है या फिर रन टाइम एरर्स है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रिमूव करना, पता लगाना कहाँ पर एरर है, क्या एरर है, और उसको करेक्ट करना, दिस इज नॉन एज डिबगिंग, ठीक है। अभी हमने करा ना, एरर फाइंड आउट करा, उसको रिमूव भी करा, दिस इज दैट मीन्स हम क्या कर रहे थे वहां पर, डिबगिंग। We need to debug a program so that it can run successfully and generate the desired output. Obviously हमें अपने प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है, डिबग करना पड़ता है, so that वो आपका सक्सेसफुली रन कर सके और उसमें आपको जो मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल सके, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं आप लोगों के सिलेबस की, यूनिट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, यूनिट 2 मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक कवर अप करेंगे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग हमने पढ़ लिया, एग्जीक्यूशन मोड हमने पढ़ लिया, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम देख लिया, इंडेंटेशन क्या होता है वैसे आप कंट्रोल स्टेटमेंट में और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। आइडेंटिफायर्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है जो चेंज नहीं होती, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सब, प्रेसिडेंस पढ़ लिया, डेटा टाइप पढ़ लिया, म्यूटेबल इम्यूटेबल बता दिया मैंने, ठीक है। एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना बता दिया, कमेंट्स हो गए, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हो गई, डेटा टाइप कन्वर्जन हो गया, डिबगिंग हो गया, ठीक है। डेटा टाइप कन्वर्जन क्या है कि आप लोग क्या कर रहे हो, एक डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे हो दूसरी डेटा टाइप में, मतलब पाइथन शेल मैंने यहाँ पर लिखा str फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, मेरे पास ये 3 क्या इंटीजर है, इसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या गया, इंटर लगाया था ना, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया था। सो एक डेटा टाइप को जब मैं दूसरी में कन्वर्ट करती हूँ, दिस इज नोन एज योर डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेटा टाइप कन्वर्जन भी हो गया और हमारा क्या हो गया, डिबगिंग भी हो गया, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये जो आज की वीडियो है दैट इज जो यूनिट 2 है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं टाइम स्टैम्प भी ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डेफिनेटली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर कुछ समझ में आया उस वीडियो से, डू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड डू शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शो सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।